महेंद्र ने दक्ष को पहचान लिया, लेकिन वह अविचलित रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, उसकी आंखें उपहास से भरी हुई थीं, हालांकि अंदर ही अंदर ईर्ष्या भी थी। वह दक्ष को नीची नज़र से देखता था, उसे एक बेकार दामाद समझता था। रितिका का चचेरा भाई होने के बावजूद महेंद्र दक्ष से घृणा करता था। हालांकि वह अंदर से ईर्ष्या से भरा हुआ था और चाहता था कि काश वह अपनी चचेरी बहन रितिका जैसी सुंदर और धनी महिला से शादी कर पाता। वास्तव में बचपन से ही उसके मन में कुछ छिपे हुए इरादे थे। अगर उसे रितिका का पीछा करने और उसे जीतने का मौका मिलता तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती अगर वे रिश्तेदार नहीं होते। हमारी कंपनी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रही है। आप जैसे आदमी को, जो सिर्फ चाय पानी परोसना जानता है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आप तो बस एक शर्मिंदगी हैं। महेंद्र ने फिर से उपहास किया, दक्ष को पूरी तरह से बेकार बताया। वह स्वयं को बॉस, कंपनी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति साबित करना चाहता था। यहाँ तक कि रितिका के पति दक्ष महेंद्र से भी कमतर थे। दरअसल उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि कई सहकर्मी उन्हें अजीब, लगभग श्रद्धा भरी निगाहों से देख रहे थे। ये वही था जो वह चाहता था। बोलने के बाद महेंद्र ने प्रोडक्ट मैनेजर सूर्यवंश की तरफ देखा। उसके दिल में एक ठंडी सी खींच थी। देखते हैं इस बार मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं या नहीं। उत्पाद संबंधी समस्या दरअसल महेंद्र की ईर्ष्या के कारण थी। उसने जानबूझकर सूर्यवंश को नुकसान पहुंचाया, उसे बाहर निकालने की कोशिश की ताकि वह एसोसिएशन के साथ बातचीत में कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सके। कौन जानता था कि वह इतना दुस्साहसी होगा कि राष्ट्रपति विवेक कुमार के साथ छेड़खानी करेगा, जिसके कारण उत्पाद को अस्वीकार कर दिया जाएगा। भयभीत होकर वह पीड़ित बनने का नाटक कर रहा था और उसने अपने माता पिता से भी संपर्क किया तथा उनसे रितिका से पहले ही शिकायत करने को कहा। अन्यथा रितिका अब उसे अप्रत्यक्ष रूप से डांट नहीं रही होती, वह शायद पहले ही उसे डांट चुकी होती। महेंद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, दक्ष, तुम वापस क्यों नहीं जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुद को मूर्ख बना रहे हो? दक्ष आगे बढ़ी और उसे घूरने लगी। पहले तो महेंद्र ने घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम तो बस शर्मा परिवार के दामाद हो। तुम खुद को क्या समझते हो जो? लेकिन जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक वह डरता जाता। दक्ष की आंखें बहुत डरावनी थीं, उसने उनमें हत्या की मंशा का संकेत महसूस किया। उसने दक्ष की नज़रों से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह पीछे न हट जाए और उसकी इज्जत न गिर जाए, इसलिए उसने मजाक उड़ाया, दक्ष, ये कंपनी का मामला है। तुम बाहरी हो, अगर तुम इसमें शामिल होकर कंपनी को नुकसान पहुंचाओगे। थप्पड़। दक्ष का हाथ बाहर निकला और महेंद्र के चेहरे पर वार किया, जिससे उसका चेहरा सूज गया। थप्पड़ से महेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और सदमे से हौंफने लगा। उसने अविश्वास से अपना चेहरा ढांकते हुए दक्ष को घूरा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? बाकी सभी लोग भी हौंफने लगे। सभी सहकर्मी दंग रह गए। सूर्यवंश भी अचंभित रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष वास्तव में हिंसा का सहारा लेगा। तुरंत ही कार्यालय में हलचल मच गई। सहकर्मी अविश्वास में कानाफूसी और चर्चा करने लगे। पुराने कर्मचारियों ने दक्ष की पृष्ठभूमि के बारे में बताया, जिससे नए कर्मचारी आश्चर्य से दंग रह गए। तो ये सीईओ जी के पति थे और उन्होंने एक बार कंपनी को वित्तीय संकट से बचाया था और यहाँ तक कि कंपनी के शेयर भी अपने पास रखे थे। लेकिन उन्होंने सुना कि वो एक लिव इन दामाद था। शर्मा परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसने महेंद्र को मारने की हिम्मत कैसे की? आपको ये जानना ही होगा कि महेंद्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सीईओ जी भी लापरवाही से डांटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कंपनी में वह एक स्थानीय तानाशाह था जो अक्सर नखरे करता था और बेहद घमंडी था। यहाँ तक कि सीईओ जी की निजी सचिव फैंग कियान महेंद्र को देखते ही सीधे उसके चारों ओर घूमने लगती थी। ये स्पष्ट था कि महेंद्र कितना दबंग था। दक्ष जैसे किसी व्यक्ति को महेंद्र पर प्रहार करने का अधिकार या आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। आखिर वो तो बस एक दामाद था, एक ऐसा आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक औरत पर निर्भर था। उसकी हिम्मत कैसे हुई महेंद्र को मारने की? क्या उसे महेंद्र के माता पिता के न्याय मांगने आने और शर्मा परिवार में उसकी बदनामी होने का डर नहीं था? हर कोई अविश्वास में था और महेंद्र ने भी यही सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके थप्पड़ लगे चेहरे पर छा गईं, पहले सदमे से अविश्वास, फिर गुस्से और अंत में ज्वालामुखी विस्फोट। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मेरी माँ रितिका की चाची हैं, मेरे पिता उनके चाचा हैं, मैं उनका भतीजा हूँ, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। तुम्हें मुझे मारने का क्या अधिकार है? महेंद्र गुस्से से दहाड़ा। उसकी आवाज़ 18वीं मंजिल से लेकर रिसेप्शन तक गूंज उठी, जिससे रिसेप्शनिस्ट कांप उठा। महेंद्र के दबंग स्वभाव के बारे में सोचकर रिसेप्शनिस्ट घबरा गई और बुदबुदाते हुए बोली, मिस्टर दक्ष, शुभकामनाएं। पूरी बिल्डिंग में मौजूद कर्मचारी भी कांप रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि कंपनी में महेंद्र कितना दबंग था। कार्यालय में सहकर्मी भी भयभीत थे, उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था।
हालांकि उनमें से कुछ महेंद्र से भी ऊंचे पदों पर थे, फिर भी वे उसकी भयंकर दहाड़ सुनकर कुछ हद तक डर गए थे। ये किसी ऐसे व्यक्ति का भयावह पहलू था जिसके पास संपर्क थे। महेंद्र आगे बढ़ा, उसकी नज़रें दक्ष पर टिकी थीं। सभी सहकर्मी डरे हुए थे, महेंद्र बहुत ज्यादा रौबदार था। उन्हें ये भी चिंता थी कि दक्ष इतने रौबदार महेंद्र का सामना कैसे करेगा। कुछ लोगों ने तो चुपके से अपना सिर हिला दिया, ये सोचकर कि दक्ष को दबा दिया जाएगा। उस समय महेंद्र उसे सीधे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा को भी बुला सकता है। हालांकि दक्ष ने शांति से कहा, मैं रितिका का पति हूं। बकवास, कितनी बेशर्मी है। लेकिन कहने को कुछ नहीं था। सहकर्मी भी दंग रह गए। धत्तेरी की, सही कहा, मिस्टर दक्ष सीईओ जी के पति हैं। लगता है कि उनके पास किसी भी दूसरे रिश्तेदार से ज्यादा प्रतिष्ठा और योग्यता है ना? यहां तक कि महेंद्र भी स्तब्ध रह गया, उसका गला रुंध गया और वह काफी देर तक बोल नहीं सका। अंत में उसने रितिका की ओर देखा, शिकायत का नाटक करते हुए, और कहा, चचेरे भाई, दक्ष को देखो, उसने मुझे मारा। क्या तुम मेरे लिए उसे डांटोगे नहीं? अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो वे निश्चित रूप से मेरे लिए न्याय की मांग करेंगे। कौन जानता था कि इस बार उसकी हमेशा की तरह अचूक रणनीति बेकार साबित होगी। रितिका का चेहरा पहले से ही भावहीन था। दरअसल उसके दिल में इस चचेरे भाई के लिए ज्यादा स्नेह नहीं था, और उसके पति को इस तरह अपमानित करने की उसकी हिम्मत, जिससे उसे इतने सारे सहकर्मियों के सामने अपमानित होना पड़ा, ने उसे और भी अधिक घृणास्पद बना दिया। उन्होंने केवल अपने पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा करने से परहेज किया था। अब उसकी बातें सुनकर उसने शांति से कहा, वह सचमुच मेरा पति है। तुम गलत थे, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह तुम्हें सबक सिखाए। महेंद्र ठिठक गया, उसका जबड़ा खुला रह गया। सहकर्मी अंदर ही अंदर खुश हुए बिना नहीं रह सके। वे चुपके से हंस रहे थे, जिससे महेंद्र इतना क्रोधित हो गया कि वह फट पड़ा। महेंद्र को अविश्वास हुआ, उसने रितिका की ओर देखा और कहा, चचेरी बहन, आप इस आदमी के लिए मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, मेरे माता पिता तुम्हारे चाचा और चाची हैं, मैं। पर्याप्त। रितिका ने तुरंत महेंद्र को घूरते हुए फटकार लगाई, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे लिए मेरे पति से ज्यादा महत्वपूर्ण हो? धमाका। महेंद्र अविश्वास से 3 कदम पीछे हट गया। ये शब्द उस पर बिजली की तरह गिरे और उसे अचानक एहसास हुआ कि वह सचमुच कुछ बातों के बारे में गलत था। भले ही दक्ष एक लिव इन दामाद था, भले ही दक्ष की शर्मा परिवार में कोई हैसियत नहीं थी, फिर भी वह रितिका का पति था। रितिका के लिए महेंद्र एक बाहरी व्यक्ति था, जबकि दक्ष उसका आजीवन साथी था। महेंद्र को जब ये बात समझ में आई तो वह घुटन महसूस करने लगा, लेकिन असहाय भी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने साथियों की उपहासपूर्ण मुस्कान और दबी हुई हंसी देखी। वह और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसे लगा कि उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा की हानि पूरी तरह से दक्ष की गलती थी। इसलिए उसने दक्ष को गुस्से से घूरा, बहुत देर तक सोचा और फिर उपहास करते हुए कहा, कंपनी के मामले कंपनी के अंदरूनी लोगों द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। भले ही आप मेरी चचेरी बहन के पति हों, कंपनी के मामले। उत्पाद प्रबंधक सूर्यवंश ने अचानक धीमे स्वर में कहा, श्री मित्तल हमारी कंपनी के शेयरधारक हैं, जिनके पास 10% शेयर हैं। उत्पाद प्रबंधक सूर्यवंश के शब्दों ने महेंद्र को तुरंत चकित कर दिया। वह चचेरा भाई जो घमंडी था और सोचता था कि उसने दक्ष की कमजोरी ढूंढ ली है। तुरंत महेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया और उसने रितिका की ओर देखा। उसने देखा कि रितिका ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से सूर्यवंश की बातों से सहमत थी। दक्ष के पास वास्तव में कंपनी के 10% शेयर थे, वह कंपनी का शेयरधारक था। जब उसने फिर से अपना सिर घुमाया तो उसने अपने सहकर्मियों की चंचल और उपहासपूर्ण मुस्कुराहट देखी और उसे तुरंत शर्मिंदगी और पूरी तरह से अपमानित महसूस हुआ। इससे पहले महेंद्र को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वह सड़क पार कर रहा एक चूहा है, जिससे हर कोई नफरत करता है, जैसा कि उसने उस पल महसूस किया था। अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से गंवा देने के कारण उसने चाहा कि काश उसे तुरंत कोई छेद मिल जाए जिसमें वह घुस सके। ये तो बहुत शर्मनाक था। उसने सूर्यवंश को टेढ़ी नज़रों से देखा और इस घटना के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। अगर ये दखलंदाज कमीना न होता, लेकिन वह सूर्यवंश का कुछ नहीं कर सकता था। वह व्यक्ति एक उत्पाद प्रबंधक था, एक सच्चा पावरहाउस। वह एक भाई भतीजावादी था। उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उसके माता पिता और बड़ों की विनती के कारण थी, कोई तुलना नहीं। इस समय महेंद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अकेला हाथ है जो ताली बजाने में असमर्थ है। फिर उसने अविश्वास से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। जी की फार्मेसी शर्मा परिवार की संपत्ति है, कोई और इसमें निवेश नहीं कर सकता। दक्ष शर्मा परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है, वह शेयरधारक बनने के योग्य नहीं है। उसने मानो किसी लाइफ राफ्ट को पकड़ लिया हो। फिर रितिका की ओर आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा, चचेरे भाई, मुझे बताओ, ये झूठ है। दक्ष शर्मा परिवार का सदस्य नहीं है, वह जी की फार्मेसी का शेयरधारक बनने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वह मेरी कंपनी का शेयरधारक है। रितिका ने उसे कोई चेहरा नहीं दिखाया।
अगर यह पहले होता तो रितिका ने अपने सहयोगियों के सामने अपना सम्मान बचाने के लिए महेंद्र के लिए कुछ विनम्र शब्द कहे होते। लेकिन अब महेंद्र ने बार बार उसके पति दक्ष को निशाना बनाया था। भले ही रितिका बड़ों की प्रतिष्ठा से विवश थी, उसे दक्ष के लिए बोलना पड़ा और उसके साथ खड़ा होना पड़ा। उसके शब्दों ने महेंद्र को तुरंत बिजली के बोल्ट की तरह मारा और वह एक तरफ गिर गया, लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। दक्ष ने उसकी तरफ देखा, तिरस्कार से होंठ सिकोड़े और कहा, एक निकम्मा, बिना कुछ किए पद पर बैठा हुआ, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ भीख मांगना जानता है। तुम जैसे घटिया इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये शब्द चाकुओं की तरह थे जो एक के बाद एक महेंद्र के दिल में चुभते गए और उसे खून से लथपथ कर दिया। ये सुनकर सभी सहकर्मियों को संतोष का अनुभव हुआ। कुछ सहकर्मी भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाए, जब तक कि रितिका ने उन्हें घूर कर नहीं देखा और उन्होंने काम जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। महेंद्र को भी बहुत बुरा लगा। वह चाहता था कि वह दक्ष को हरा सके, लेकिन इतने सारे लोगों की उपस्थिति में और रितिका के सामने किसी को मारने के कारण वह शायद अब कंपनी में नहीं रह पाएगा। वह अपने क्रोध को तो निगल सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह क्रोधित था। दक्ष, तुम बस इंतजार करो। देर सवेर मैं आज खोई हुई अपनी इज्जत वापस पा लूंगा और तुम्हें पैरों तले रौंद दूंगा। तुम तो बस एक बेकार दामाद हो, मेरी बुराई करने का तुम्हें क्या हक है? देखना, जब मैं वापस जाकर अपने माता पिता के सामने रोऊंगा तो मेरी हैसियत और भी ऊंची हो जाएगी। आज का अपमान कल की शान बन जाएगा। ये सोचकर महेंद्र को वास्तव में ताकत का एक उछाल महसूस हुआ। वह खड़ा हुआ, रितिका को प्रणाम किया और फिर दयनीय और निराश भाव से बोला, चचेरे भाई। नहीं राष्ट्रपति जी, आज की हेमोस्टैटिक पेस्ट वाली घटना मेरी ही गलती थी। कृपया सज़ा के तौर पर मेरे बोनस में से 1 महीने की कटौती कर लें। मैं आज पुनः विचार करने जाऊंगा और सभी के लिए और अधिक परेशानी उत्पन्न नहीं करूंगा। इतना कहकर वह सीधे सीढ़ियों से नीचे उतर गया और चला गया। उसके ऐसा कहने के बाद कई सहकर्मियों को वास्तव में लगा कि महेंद्र अब इतना घृणित नहीं रहा। कम से कम उसे अपनी गलती का पता था और उसने स्वेच्छा से जिम्मेदारी भी ली। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को जानता है और उन्हें सुधार सकता है, वह कभी बुरा नहीं हो सकता। ये सभी का आंतरिक विचार था, खासकर इसलिए क्योंकि उपस्थित अधिकांश महिला सहकर्मी अधिक नर्म दिल थीं और उन्होंने महेंद्र को कुछ हद तक माफ कर दिया था। रितिका ने भी ऐसा ही सोचा, आह भरी, और यह भी महसूस किया कि उसने कुछ गलत किया है। वह महेंद्र को वापस बुलाना चाहती थी और उसे काम जारी रखने देना चाहती थी। हालांकि दक्ष ने चाय की चुस्की ली और जैसे ही महेंद्र लिफ्ट में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद होने से पहले उसने सीधे उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया। चूंकि आप अपनी गलती जानते हैं तो वापस जाइए और विचार कीजिए। इतनी धीमी गति से चल रहे हो, हमारे वापस बुलाने का इंतजार कर रहे हो। इन शब्दों ने महेंद्र को दुविधा में डाल दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका दिल जलने लगा। वह बहुत धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से रितिका और अन्य लोगों के नर्म पड़ने, उसे वापस बुलाने, उसे दिलासा देने और यहाँ तक कि प्रोत्साहन के रूप में उसे कुछ वादे और पुरस्कार देने का इंतजार कर रहा था। कौन जानता था कि दक्ष ने उसके इरादे को भांप लिया और सीधे लिफ्ट बंद कर दी, जिससे उसे नीचे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिफ्ट के अंदर महेंद्र गुस्से में था। वह चाहता था कि वह दक्ष को मार सके। उग्र महेंद्र ने लिफ्ट को लगभग तोड़ दिया, जिससे वह इतना डर गया कि बाद में उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और केवल उदास चेहरे के साथ ही वहां से निकल सका। कार्यालय के अंदर दक्ष के शब्दों ने कई पुरुष सहकर्मियों को चुपके से सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने जो कहा वह सही था। कुछ महिला सहकर्मी भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, मानो वे दक्ष की बात से सहमत हों। लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें लगा कि दक्ष की हरकतें जाती थीं। वह अपनी गलती पहले से ही जानता था और फिर भी आपने उससे इस तरह बात की, कितना दुखदायी है। इसके अलावा अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारने में सक्षम होना, किसी को मौका देने में क्या गलत है। कुछ महिला सहकर्मियों ने भी ऐसा ही सोचा, इसलिए उन्हें लगा कि इस बार दक्ष कुछ ज्यादा ही आक्रामक थी। यहाँ तक कि रितिका को भी ऐसा ही महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने जल्दी से सभी को काम जारी रखने का निर्देश दिया और सूर्यवंश को व्यक्तिगत रूप से लोगों को फिर से आवेदन करने के लिए एसोसिएशन में ले जाने को कहा। फिर उसने दक्ष को खींच लिया, वापस कार्यालय में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया और गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक सकी। सहकर्मियों को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, ये जानते हुए कि रितिका गुस्से में थे और सभी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, अंदर झांकने लगे। दक्ष, तुम अपने चचेरे भाई महेंद्र से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उसे अपनी गलती का एहसास था और उसने अपनी मर्जी से जिम्मेदारी भी ली थी। क्या तुम उसे थोड़ी इज्जत और एक मौका नहीं दे सकती थी? रितिका जैसे ही अंदर आए, वह गुस्से में आ गई, लेकिन दक्ष निडर था। उसने लापरवाही से चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत था? रितिका ने देखा कि दक्ष उदासीन था और उसने अपनी गलती स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गई। उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने जो किया वह सही था?
महेंद्र हमारा चचेरा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। क्या हम परिवार की खातिर उसे कुछ इज्जत नहीं दे सकते? और तो और, उसने अपनी गलती मान ली है और जिम्मेदारी ले ली है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें उसे सचमुच मौत के मुंह में धकेलना है? ये कहते हुए वह अत्यंत क्रोधित हो गई। दक्ष ने उसकी ओर देखा, उसे एक कप चाय दी और कहा, थोड़ी चाय पी लो, शांत हो जाओ। रितिका ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगी तो मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं इसे पीने के बजाय प्यास से मरना पसंद करूंगी। दक्ष ने कहा, पहली बात तो ये कि वह वास्तव में एक रिश्तेदार है, तो क्या हुआ? उसने ही सबसे पहले मेरा अपमान किया था, है ना? सार्वजनिक रूप से मेरा खंडन करना, मुझे बार बार निकम्मा कहना, क्या ये सही नहीं था? रितिका हिचकिचाया, फिर आह भरी। वह कुछ अवाक रह गई क्योंकि दक्ष ने जो कहा वह सच था। वह पहले से ही थोड़ी नर्म दिल थी और उसे दक्ष पर इतना गुस्सा करने का पछतावा भी था। उसके लिए महेंद्र एक अजनबी था और दक्ष उसकी अपनी। एक अजनबी के लिए वो अपनों से कैसे नाराज हो सकती थी? दक्ष ने आगे कहा, दूसरी बात, महेंद्र ने दुस्साहस किया और बहुत बड़ी गलती की। उसे इसे स्वीकार करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हमने उस पर बार बार दबाव डाला तब जाकर वह आगे बढ़ा, अपनी गलती स्वीकार की और सजा के तौर पर स्वेच्छा से 1 महीने के बोनस में कटौती का सुझाव दिया। उसने घृणा से थूकते हुए कहा, इतनी बड़ी गलती जिसकी वजह से पूरी कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। अच्छा हुआ कि उसे पीट पीट कर मार नहीं डाला गया, और फिर भी उसने बार बार इनकार करने की कोशिश की, और जब वह और इनकार नहीं कर सका तभी उसने आगे बढ़कर अपनी गलती स्वीकार की। और उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। और तो और, इस तरह का कूड़ा जो कुछ पैदा नहीं करता, बस मुसीबत खड़ी करना जानता है, क्या उसे कोई बोनस भी मिलता है? उसे नौकरी से निकालना कोई ज्यादती नहीं होगी, फिर भी वो अपनी वाहवाही के लिए 1 महीने का बोनस कटवाना चाहता है। रितिका अचंभित रह गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गल्प। रितिका ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, स्वादिष्ट। दक्ष अभी भी बोल रहा था और उसका हर शब्द निशाने पर लगा। महेंद्र को इतना नीचा दिखा रहा था कि उसे मारने की नौबत आ गई। लेकिन रितिका उसका खंडन नहीं कर सके, क्योंकि महेंद्र ने वास्तव में गलतियां की थीं और उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कई घटनाओं के बाद उसे दक्ष द्वारा अपमानित किया गया और उसके बाद ही उसने एक सामरिक वापसी के रूप में अपनी गलतियों को स्वीकार करने का नाटक किया, यहाँ तक कि माफ़ी भी नहीं मांगी, बस दंडित होने की पेशकश की, जो हमेशा सही थी। जैसा कि दक्ष ने कहा, महेंद्र ने इतनी सारी गलतियां की थीं, फिर भी उसे बोनस कैसे मिल सकता था? आमतौर पर उसे सिर्फ वेतन मिलता था, कोई बोनस नहीं मिलता था जिसे काटा जा सके। इसके बारे में सोचने के बाद रितिका को भी लगा कि महेंद्र वास्तव में एक सामरिक वापसी का उपयोग कर रहा था और उसके साथ दिमागी खेल खेल रहा था। हालांकि चूंकि वे रिश्तेदार थे, इसलिए वह महेंद्र के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहती थी। इसके अलावा महेंद्र के माता पिता के बारे में सोचकर उसे सिरदर्द हो गया। दक्ष को अभी भी उसे लगातार डांटते हुए देखकर उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने सक्रियता से उसके लिए 1 कप चाय डालते हुए कहा, दक्ष, गुस्सा मत हो, थोड़ी चाय पियो। दक्ष ने कहा, जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, मैं इसे नहीं पीऊंगा। रितिका। उसने उसे सौंप दिया और फिर दक्ष को देखती रही। पहले तो वह विनम्रता से मुस्कुराई, फिर भावशून्य हो गई और अंत में उसका चेहरा कठोर हो गया। फिर उसने पूछा, तुम इसे पियोगे या नहीं? दक्ष ने तुरंत इसे ले लिया, एक ही घूंट में पूरा पी गया, ये बहुत स्वादिष्ट है। रितिका की अभिव्यक्ति में तब थोड़ा सुधार हुआ और उसने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, साथ ही आह भी भरी। मुझे कैसे पता नहीं चला कि महेंद्र अपने सहयोगियों के बीच अलोकप्रिय है, लेकिन मेरे माता पिता और उसके माता पिता दोनों ने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था। मेरे पास आंखें मूंद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक वह कोई बड़ी गलती नहीं करता, मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता। दक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या ये घटना पर्याप्त नहीं थी? हालांकि रितिका की अपनी कठिनाइयां थीं और वह उसे मजबूर नहीं कर सकता था। लेकिन दक्ष ने मन ही मन सोचा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के कोमल हृदय का शोषण करने की? क्या वह सचमुच सोचता है कि रिश्तेदार होना उसे खास बनाता है? मैं रिश्तेदारों को भी मारूंगा। रितिका ने दक्ष की आंखों में अशुभ भाव देखा, जो पारिवारिक समारोह की याद दिला रहा था, और जल्दी से कहा, वह मेरा चचेरा भाई है, मेरे चाचा और चाची का इकलौता बेटा है, तुम उसे मार नहीं सकते। इसके अलावा वह एक तीसरे दर्जे का मार्शल कलाकार है, हो सकता है कि आप उसे हरा भी न पाएं, परेशानी मत ढूंढिए। दक्ष ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। रितिका ने सिर हिलाया, इसे दिल पर नहीं लिया। उसे केवल दक्ष को यह बताने की जरूरत थी कि महेंद्र एक मार्शल आर्ट मास्टर था। जब तक दक्ष पागल नहीं था, वह सक्रिय रूप से परेशानी पैदा नहीं करेगा। अन्यथा यदि वह हार जाता तो इसका मतलब होता कि वह कौशल में हीन था। उसे हमेशा लगता था कि दक्ष इस बात को समझता है। आखिरकार वह अपने ही रिश्तेदारों से दूर रहता था। हालांकि इससे रितिका निराश हो गई और उन्हें उम्मीद थी कि वह आगे बढ़ सकेंगी। लेकिन वह ये भी जानती थी कि दक्ष का इतनी जल्दी बदलना नामुमकिन है।
वह बस तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक वह एक सफल करियर न बना ले और फिर धीरे धीरे दक्ष को बदल दे। अभी नहीं, अगला। रितिका ने काम करना शुरू कर दिया। जब वह काम करती तो पूरी तरह से उसमें तल्लीन हो जाती। अब उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि दक्ष वहाँ क्या कर रहा था। दूसरी ओर दक्ष ने कंपनी में घूमकर सहकर्मियों के साथ संबंध बनाए और संयोगवश कंपनी की संरचना और समस्याओं को समझा। सहकर्मियों को पता था कि वह एक शेयरधारक और महाप्रबंधक जी के पति थे, जिससे वह आधे बॉस बन गए, इसलिए उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। जब तक वह पूछता, वे सच सच उत्तर देते। हालांकि कुछ सहकर्मियों ने दक्ष को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उनकी राय में महेंद्र कंपनी में प्रमुख व्यक्ति थे और हालांकि दक्ष ने इस बार महेंद्र को बाहर कर दिया था, लेकिन उन्हें महाप्रबंधक जी द्वारा अच्छी तरह से डांटा भी गया था। इसलिए उन्हें लगा कि दक्ष कुछ खास नहीं थी। दक्ष इन लोगों के विचारों से अनजान था और अगर वह जानता भी तो उसे इसकी परवाह नहीं होती। उसका इस कंपनी में बने रहने का कोई इरादा नहीं था, राजा बनने का तो बिल्कुल भी नहीं। वह तो बस अपनी पत्नी की सभी परेशानियों को सुलझाने में मदद करना चाहता था। महाप्रबंधक जी के सचिव और पुराने सहपाठी फैंग कियान ने व्यक्तिगत रूप से दक्ष का नेतृत्व किया और उन्हें कंपनी की स्थिति से परिचित कराया। कंपनी में वर्तमान में कई विभाग हैं, मुख्यतः अनुसंधान एवं विकास, विपणन और मानव संसाधन। हमने पहले ही एक उत्पाद जीज हेमोस्टैटिक ऑइंटमेंट विकसित कर लिया है और इसे लॉन्च करने की योजना बना ली है, लेकिन आज की घटना के कारण इसमें देरी हो सकती है। फैंग कियान ने आह भरी और महेंद्र के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की। महेंद्र बहुत दुस्साहसी था और उसने एसोसिएशन में अध्यक्ष विवेक कुमार को नाराज कर दिया। वह हुआक्सिया की सबसे कम उम्र की भूत डॉक्टर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अगर राष्ट्रपति फैंग हमारी कंपनी को बर्बाद भी करना चाहें तो भी हम लाचार रहेंगे। अब हम बस दोबारा आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति फैंग इस बार हमारी छोटी सी गलती को नज़रअंदाज करके हमें छोड़ देंगे। दक्ष ने कहा, क्या विवेक कुमार बहुत शक्तिशाली है? ये पहली बार था जब उसने घोस्ट डॉक्टर शीर्षक के बारे में सुना था और वह हुआक्सिया में सबसे कम उम्र का घोस्ट डॉक्टर था जो बहुत प्रभावशाली लग रहा था। प्रथम या सर्वाधिक का ताज पहनने वाला कोई भी व्यक्ति अद्भुत था। फैंग कियान ने यह सुनकर थोड़ी लालसा और प्रशंसा के भाव से कहा, हमारे डॉक्टर कई स्तरों में बंटे हैं। सबसे कमज़ोर हैं साधारण चिकित्सक, फिर मुख्य चिकित्सक और उससे ऊपर हैं प्रोफेसर चिकित्सक, जिन्हें भूत चिकित्सक भी कहा जाता है, जिनके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल होते हैं। दक्ष ने कहा, दिव्य चिकित्सक किस स्तर का होता है? वीरेश ने कहा, एक दिव्य चिकित्सक स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली चिकित्सक होता है, जिसमें मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता होती है। हालांकि हुआक्सिया में हमारे दिव्य चिकित्सक राष्ट्रीय धरोहर हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। दक्ष ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा लग रहा था कि उसके फ़ोन पर 3 दिव्य डॉक्टर थे। उन्होंने अचानक कहा, तो अगर मैं मदद के लिए किसी दिव्य डॉक्टर को बुलाऊं तो क्या यह मामला सुलझ जाएगा? ये सुनकर वीरेश की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने जल्दी से उसे सुधारा, मिस्टर दक्ष, कृपया लापरवाही से बात न करें। ये मार्गदर्शन के लिए एक दिव्य चिकित्सक को आमंत्रित करें होना चाहिए, और इसके अलावा हम एक दिव्य चिकित्सक को आमंत्रित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? उसने आह भरते हुए कहा, अफसोस, दिव्य डॉक्टर तो राष्ट्रीय धरोहर हैं जो मुश्किल से मिलते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे पैसे देकर बुलाया जा सके। कोई बात नहीं, तुम तो बाहरी हो, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। ये कहते हुए उसने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसका आगे बोलने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन दक्ष पहले से ही योजना बना रहा था कि कैसे उन 3 दिव्य डॉक्टरों को उसकी सहायता के लिए बुलाया जाए। वह निश्चित रूप से उन्हें जल्दबाजी में नहीं बुला सकता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वे 3 दिव्य चिकित्सक किस प्रकार के लोग थे, या वे अभी भी उसके परिवार के प्रति वफादार थे या नहीं। यदि वे भेड़िए होते तो वे शर्मा परिवार पर विपत्ति ला सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे उनकी वफादारी का परीक्षण करने के लिए एक योजना तैयार करने की आवश्यकता है, दक्ष ने खुद से कहा। फैंग कियान ने उसे सुना और आश्चर्य से पूछा, श्री मित्तल, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? दक्ष ने लापरवाही से कहा, ओह, कुछ खास नहीं। मैं 3 दिव्य डॉक्टरों को जानती हूं और उनसे मदद मांगने की योजना बना रही हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि वे वफादार नहीं होंगे, इसलिए मैं हिचकिचा रही हूं। फैंग कियान तुरंत क्रोधित हो गई, एक ठंडी खर्राटे निकाली, अपने लंबे बालों को उछाला और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि दिव्य डॉक्टरों का सम्मान करो, सिर्फ इसलिए कि तुम महाप्रबंधक जी के पति हो, तुम इतना अनादर मत करो। इतना कहकर वह गुस्से में चली गई। दक्ष को पूरी तरह से हैरान करते हुए पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? दक्ष पूरी तरह से हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार उसने क्या गलत कहा था। अंत में उसने कंधे उचका दिए और केवल ये निष्कर्ष निकाल पाया कि सचिव वीरेश की चाची आ गई थी और पट्टी लाना भूल गई थी, जिसके कारण वह इतनी चिड़चिड़ी थी। कल उस बूढ़े का जन्मदिन है, उसके बाद मैं उन तीनों से निपट लूंगा। अगले 2 दिनों में मैं कोई योजना बनाऊंगा। ओह,
बूढ़े का जन्मदिन आने ही वाला है, मैं उसके लिए क्या खरीदूं? एक थैला फल? नहीं, मैं 2 थैले खरीदूंगा। दक्ष विचारों में खोया हुआ था। जब वह रितिका के कार्यालय में लौटा तो उसने पाया कि वहां 2 अतिरिक्त लोग थे। एक उसकी चचेरी बहन महेंद्र थी, जो वापस आ गई थी, और दूसरी उसकी माँ थी, जो रितिका की चाची भूमि भी थी। इस समय रितिका अपनी कनपटियों को रगड़ रही थी, बहुत व्यथित लग रही थी। हालांकि चाची भूमि और चचेरी बहन महेंद्र कार्यालय के सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। दोनों के चेहरे बहुत भावपूर्ण थे। चचेरे भाई महेंद्र के चेहरे पर उस निराशा और दया का कोई निशान नहीं दिखा जो उसने जाते समय प्रदर्शित किया था। इसके बजाय केवल आत्मसंतुष्टि, अधिकार की भावना और अहंकार था। चाची भूमि का चेहरा सबसे उल्लेखनीय था। उनकी आंखें नीचे की ओर देख रही थीं और उनका मुंह एक समानांतर रेखा में ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, जो घमंडी आत्मसंतुष्टि और अधिकार का भाव था। दक्ष इसे देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। एक बार फिर प्रकृति की शिल्पकला पर आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई इस तरह की अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है। रुकिन, मैं तुम्हारी मौसी, जब तुम छोटी थी तब तुम्हें गोद में उठाती थी, तुम्हारे डायपर बदलती थी, और हर नए साल पर मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाल लिफाफा देती थी, जो मेरे बेटे महेंद्र के लिफाफे से बस थोड़ा सा छोटा होता था। और जब तुम एक कुत्ते से डरकर चीखने लगी थी तो तुम्हारा चचेरा भाई महेंद्र ही तुम्हारी मदद के लिए आगे आया था, कुत्ते को भगाने के लिए। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा चचेरा भाई तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता था। क्या मैं, तुम्हारी मौसी, तुम्हारे बचपन में कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी? तुम बड़े होकर हमसे मुंह कैसे मोड़ सकते हो? एक धमाके के साथ आंटी ने अपना चाय का कप कॉफी टेबल पर जोर से रखा और अपना हमला शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके शब्द तीखे और कटु थे, अतीत की घटनाओं को सामने ला रहे थे, जिससे रितिका को बहुत तेज सिर दर्द हो गया। सच कहूं तो रितिका को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी चाची और चचेरे भाई ने उसके लिए अतीत में क्या किया था। केवल वे ही इसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि वे रिश्तेदार थे, इसलिए वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकी। उसके माता पिता से पूछना तो और भी असंभव था, क्योंकि उसकी माँ रुचिका उससे भी अधिक भावुक व्यक्ति थी। महेंद्र के पिता लीनियान शान उनकी सास लीनियांजियाओ के बड़े भाई थे, और चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लीनियांजियाओ को हमेशा लगता था कि उनके परिवार के सदस्य सही थे। रितिका को इस समय भयंकर सिर दर्द हो रहा था और आंटी फैंगपिंग अभी भी लगातार बड़बड़ा रही थी। लगता है जब तुम छोटी थी तब मैंने तुम पर यूं ही प्यार लुटाया था। मेरे बेटे ने बस एक छोटी सी गलती की थी और तुम और तुम्हारे निकम्मे पति उस पर अड़े हुए हो, यहाँ तक कि 1 महीने का बोनस भी काट लेना चाहते हो ताकि उसके सहकर्मियों के सामने उसकी इज्जत गिरे। उसने अपनी छाती थपथपाई, फिर जाकर रितिका की मेज पर थप्पड़ मारा, रोते हुए और हंगामा करते हुए कहा, रिश्तेदार होने के नाते रितिका, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? बेचारा मेरा महेंद्र 20 साल से ज्यादा का हो गया है और अभी तक अविवाहित है, बस फार्मास्यूटिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन में एक गर्लफ्रेंड ढूंढना चाहता है जिससे तुम्हारी कंपनी में भी प्रतिभा आ सके। कौन जानता था उसे गलतफहमी होगी और तुम सब उसे ज़रूरत से ज़्यादा दिलेर समझकर बदनाम करोगे। हे भगवान, मेरा बेटा महेंद्र इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? मैं, फैंगपिंग, इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? आंसुओं के तूफान के बाद चाची भूमि गुस्से में फर्श पर गिर पड़ी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वह तो बस तमाशा कर रही थी। बगल से देख रहे महेंद्र ने रितिका को परेशान देखा, इसलिए वह रोते हुए फैंगपिंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। फिर आह भरते हुए बोला, माँ, इस बार मैं गलत था। चलो घर चलते हैं, चचेरे भाई को मुश्किल में मत डालो। अफसोस, हालांकि मैं अपने वंश परिवार की आने वाली पीढ़ियों और कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिरकार मैं सफल नहीं हुआ और मैंने गलती की, इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उसे 1 महीने का बोनस काटने दो, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद वह खुद को अन्याय महसूस करने से नहीं रोक सका और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची भूमि ने कुछ लार पोंछी, फिर महेंद्र की आंखें पोंछने लगी। उसके आंसू कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। उदास चेहरे के साथ वह विलाप करती हुई बोली, अच्छा बेटा, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम हमारे वंश परिवार के बारे में सोच रहे हो और जी की फार्मेसी के बारे में भी। दूसरे लोग तुम्हारी मेहनत के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं, तुम्हारी माँ, जानती हूँ। फिर उसने रितिका की ओर देखा और कहा, जहाँ तक तुम्हारी निर्दयी चचेरी बहन की बात है, मैं, तुम्हारी चाची, नहीं जानती कि उसे पता भी है या नहीं। रितिका को भयंकर सिरदर्द हो रहा था और वह अचानक चिल्लाई, बस। उस दहाड़ से आंटी भूमि का शरीर कांप उठा और महेंद्र भी कांप उठा, थोड़ा डर गया। बाहर काम कर रहे सभी सहकर्मी चौंक गए और अपने हाथों में रखे दस्तावेजों को देखने लगे तथा कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगे, लेकिन रुकने का साहस नहीं कर पाए। दहाड़ने के बाद रितिका के गुस्से भरे चेहरे पर लाचारी और थकान का भाव दिखाई दिया। उसे इस तरह देखकर चचेरे भाई महेंद्र और चाची भूमि ने चुपके से राहत की सांस ली, फिर एक दूसरे को देखा और एक साथ फूट फूट कर रोने लगे। बेटे, तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है।
यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली। आखिरकार तुम्हें अपने चचेरे भाई की कंपनी में एक छोटा सा लीडरशिप पद मिला, लेकिन अपने चचेरे भाई से डांट खाने के लिए। तुमने कंपनी के लिए, वंश परिवार के लिए सोचा, लेकिन तुम्हें पहचाना नहीं गया। उल्टा लोगों ने तुम्हें गलत समझा और बदनाम किया। तुम्हारी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है। महेंद्र भी रो पड़ा। माँ, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने वंश परिवार के बारे में इतना न सोचा होता, अगर मैं इतना महत्वाकांक्षी न होता और कंपनी के भविष्य के बारे में न सोचता, तो मैं इतनी बड़ी गलती न करता। अगर मैंने कोई गलती नहीं की होती तो मेरा चचेरा भाई इतना नाराज नहीं होता और इसका हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। सब मेरी ही गलती है। आखिरी आख महेंद्र ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर चिल्लाया और वह लगातार चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि एक पुराने पेकिंग ओपेरा कलाकार को भी उसकी तुलना में शर्म आ जाएगी। कितनी अच्छी आवाज़ है। ये दुख की बात है कि वह ओपेरा गायक नहीं है। रितिका का सिर फिर से दर्द करने लगा। उसे विशेष रूप से बहुत तेज सिर दर्द महसूस हुआ। उसे पता भी नहीं था कि दक्ष पहले ही उसके पीछे आ चुका था और उसकी कनपट्टियों की मालिश कर चुका था, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। तभी अचानक दक्ष की खुशबू सूंघते हुए वह चौंक कर जाग गई और आखिरकार राहत की सांस ली। वरना अगर कोई मर्द उसे इस तरह छूने की हिम्मत करता तो वह अपनी तलवार निकालकर उसे मार डालती। इन जानवरों पर गुस्सा मत करो, दक्ष फुसफुसाया। रितिका रुकी, फिर झुंझलाहट में आह भरी। उसने दक्ष का हाथ खींच लिया और कहा, अब और मेरी मालिश मत करो। तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वह बहुत परेशान थी, विशेष रूप से भूमि और उसके बेटे से। लेकिन चीखने चिल्लाने के बाद उसे पछतावा हुआ। आखिर उसे क्या हो गया था? वह अपने पति दक्ष पर इतना गुस्सा कैसे कर सकती थी? वह ये सब उसके भले के लिए ही कर रहा था, वह तो बस उसके बारे में चिंतित था। उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। रितिका को कुछ पछतावा था, लेकिन भूमि और उसके बेटे की नज़रों के सामने यह असंभव था कि वह अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ले। चाची भूमि और चचेरे भाई महेंद्र ने भी दक्ष को देखा और फिर महेंद्र ने भूमि के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से इंगित कर रही थी कि वह किसी को बुरा भला कह रहे थे। रितिका को इस तरह डांटते देख उन्हें पता चल गया कि दक्ष की स्थिति क्या है। उनका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। तभी चाची भूमि एक अविश्वसनीय कोण पर फर्श से उठी और दक्ष को सिर से पैर तक ध्यान से देखने लगीं। फिर वह आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा मारते हुए दक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। क्या तुम ही थे, नीच आदमी, जिसने मेरे बेटे महेंद्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसका अपमान किया? क्या तुम ही थे जो मेरी अच्छी भतीजी के बगल में खड़े होकर आग भड़का रहे थे और उनके भाई बहन के रिश्ते को नष्ट कर रहे थे? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, कमीने। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और दक्ष के चेहरे पर फिर से थप्पड़ मारने का इरादा किया। चाची भूमि ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, किसी को फिर से मारने के लिए। उसका मुंह इतना ऊपर की ओर उठा हुआ था कि उसमें सोया सॉस की बोतल लटक रही थी और उसकी आंखें तीखी और भयंकर थीं, जिससे लोग डर से कांप उठते थे। वैसे भी इस समय रितिका अवाक रह गया, महेंद्र भी दंग रह गया, लेकिन फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये सही है, उसे मारो, उसे पीट पीट कर मार डालो। सभी सहकर्मियों ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी कई बार आंटी फैंगपिंग को कंपनी में हंगामा करते देखा था। यहाँ तक कि सीईओ जी भी असहाय थे, इसलिए दक्ष, जो एक लिव इन दामाद था, निश्चित रूप से पूरी तरह से वश में होने वाला था। वह थप्पड़ जमीन पर नहीं लगा। इसके बजाय दक्ष ने उसे पीछे से मारा, जिससे आंटी भूमि 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गईं, दीवार से चिपक गईं और फिर नीचे फिसल गईं। हम कचरा, तुम मुझे मारना चाहते हो? दक्ष ने मुंह भर लार सीधे भूमि के चेहरे पर थूक दी। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कार्यालय भवन शांत हो गया हो। महेंद्र हक्का बक्का रह गया। रितिका आश्चर्यचकित था, सहकर्मी हैरान रह गए। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, पूरी तरह से हैरान और अविश्वास में था कि दक्ष ने वास्तव में अपनी बड़ी चाची भूमि को मारने की हिम्मत की थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? और उसने उस पर थूका भी। अरे बाप रे, अविश्वसनीय। दक्ष, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नीचे फिसलने के बाद भूमि अचानक उछल पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह गुस्से से दहाड़ने लगी और फिर से दक्ष पर झपटी। टकराना। दक्ष ने उसे फिर से लात मारी, जिससे वह उड़ गई और इस बार वह उठ नहीं सकी क्योंकि उसकी 1 दर्जन से अधिक हड्डियां टूट गई थीं। थोड़ा सा भी हिलने पर उसे उल्टी आने लगती थी। महेंद्र क्रोधित हो गया और भूमि की मदद करने के लिए दौड़ा और दक्ष की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, दक्ष, तुम कमीने! अपने बड़ों का अनादर करने, रिश्तेदारों को धमकाने और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग को पीटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम असभ्य जंगली बच्चे हो। शर्मा परिवार में तुम्हारी शादी करवाना शर्मा परिवार के सभी लोगों की एक बड़ी भूल थी। तुम निकम्मे, जल्दी करो और मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर उनसे उठने की विनती करो। वह इतनी जोर से दहाड़ा मानो पूरे कार्यालय भवन में उपकरण हिल रहे हों।
भूमि को कुछ देर तक उल्टी होती रही, खून की खांसी आई, जाहिर है उसे अंदरूनी चोटें लगी थीं। फिर उसने रितिका की तरफ देखा और रोते हुए बोली, मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मुझे पीटा गया और मेरी भतीजी बस देखती रही, मेरी मदद तक नहीं की। हे भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। इस अनुस्मारक ने तुरंत रितिका को एहसास दिलाया। वह जल्दी से देखने गई और घबराते हुए पूछा, चाची आप ठीक तो हैं? मेरे यहाँ कई डॉक्टर हैं, मैं उनसे आपकी जांच करवा सकती हूँ। थप्पड़। चाची भूमि ने रितिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत अचंभित हो गई। उसने जोर से गालियां देते हुए कहा, तुम बेरहम छोटे जानवर। जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, हमेशा सबसे अच्छा खाना और पे पहले देती थी। यहाँ तक कि जब तुम छोटे थे तो मेरा बेटा भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करता था, ताकि तुम्हारे साथी तुम्हें तंग न करें। क्या तुम हमारी माँ और बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे परिवार को जानने के लिए भी नहीं। छोड़ो भी, अपने कुत्ते जैसे पति को मुझे पीट पीट कर मार डालने दो। मैं अब और जीना नहीं चाहती, मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, वह गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन उसका दूसरा हाथ रितिका के हाथ को पकड़े रहा, उसे उठने या जाने नहीं दिया। महेंद्र भी पास में ही था, वह भी रो रहा था, बहुत दुखी लग रहा था। दक्ष ने ये सुना, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और एक ठंडे व्यंग्य के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, चूंकि आपकी यह इच्छा है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जैसा आप चाहते हैं, मैं आपको मार डालूंगा। रितिका तुरंत भड़क उठी और दक्ष को घूरते हुए बोली, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? वे मेरे रिश्तेदार हैं और मेरी चाची मेरी बड़ी हैं। तुमने किसी को मारा, ये बहुत बुरा है, अब तुम किसी को मारना चाहते हो। दक्ष, हमारी शादी को 1 साल हो गया है और मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम इतनी शक्तिशाली हो। वह गुस्से में चिल्लाई, उसकी आंखों में रोष, कुछ आंसू और थोड़ी निराशा थी। वह कितनी कामना करती थी कि दक्ष कुछ हासिल करे, और वह कितनी कामना करती थी कि वह उसका बोझ बांटे और घर का मुखिया होने की जिम्मेदारी ले। लेकिन रितिका को एहसास हुआ कि दक्ष और दूर जा रहा था। पहली बात तो ये कि वह उचित काम नहीं कर रहा था, जीवन यापन का खर्च जुआ खेलने में खर्च कर रहा था, और यद्यपि उसने पैसा कमाया फिर भी वह उचित काम नहीं था। दूसरे, वह बार बार रिश्तेदारों के साथ बहस में उलझ जाता था, उसकी वर्तमान भावनाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता था, जिससे वह बीच में दुविधा में फंस जाती थी। उसने पारिवारिक समारोहों को बर्बाद कर दिया, दूसरी शाखा के सभी रिश्तेदारों को नाराज कर दिया। कल दादाजी का जन्मदिन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन लोगों का सामना कैसे करेगी। फिर वह उसकी बहन को कई मिलियन डॉलर का हार खरीदने के लिए ले गया, और मुख्य बात यह थी कि उसने उसके लिए एक भी हार नहीं खरीदा। वह अपनी साली को एक लग्जरी कार खरीदने के लिए भी ले गया, जिसमें उसने बिना सोचे समझे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अभी तक उसके लिए एक भी कार नहीं खरीदी। अब तो वह उसकी सबसे अधिक परेशान करने वाली चाची से भी उलझ गया और उसे मारा भी। स्थिति पहले से ही काफ़ी अराजक है और आप अभी भी लोगों को मारते हैं और यहाँ तक कि लोगों को मारना चाहते हैं। दक्ष, आप मुझे कब तक परेशान करते रहेंगे? रितिका दहाड़ा। आंटी भूमि किनारे से सुन रही थीं और न जाने क्यों उन्हें लगा कि उनकी चोटें कुछ हद तक ठीक हो गई हैं। जब उन्होंने दक्ष की तरफ देखा तो उनकी आंखों में जहर और गहरी जीत का एहसास था। देखा, मेरी भतीजी मेरे पक्ष में है। तुम तो बस एक दामाद हो, तुम तो निकम्मे हो। हम रिश्तेदारों के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। महेंद्र ने भी बगल से व्यंग्य किया, उसके होंठ लगभग आसमान तक पहुंच रहे थे। अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट, चचेरी बहन, अब जीजा को दोष मत दो। हालांकि वह थोड़ा बेकार है, उसने तुम्हें परेशान किया, मेरी माँ को मारा और तुम्हारे माता पिता को भी नाराज कर सकता है, लेकिन कम से कम वह तुम्हारा पति तो है। उसने जानबूझकर पीछे हटकर आगे बढ़ने के लिए ऐसा कहा, और रितिका के माता पिता को भी बाहर लाने के लिए, उसे और भी अधिक परेशान करने और दक्ष से और भी अधिक नाराज होने के लिए। लेकिन कौन जानता था, जैसे ही उसने ये कहा, रितिका को अचानक एहसास हुआ, ये सही है, वह मेरे पति हैं। मैं उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? अगर उसने इसे दिल पर ले लिया और मुझसे नाराज़गी रखी, तो क्या मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा नहीं होगा? रितिका को कुछ अफसोस हुआ। फिर महेंद्र की अविश्वसनीय निगाहों के सामने उसने सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं, वह मेरे पति हैं। महेंद्र चिंतित हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारा पति है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे माफ़ कर सकती हो। उसने इस बार एक बुजुर्ग को मारा और मेरी माँ को मारने की कोशिश की, अगली बार क्या वह तुम्हारे माता पिता को नहीं मार देगा? हे भगवान, मैं कैसे जी सकती हूँ? चाची भूमि ने फिर से स्वर्ग की ओर पुकारा। रितिका फिर से अभिभूत हो गई, फिर बोली, आखिरकार वह मेरे पति हैं। उन्होंने जो गलतियां की हैं, हम सब मिलकर उन्हें सह लेंगे। फिर उसने दोनों को उठने में मदद की, आदरपूर्वक झुककर माफ़ी मांगी और फिर कहा, चाची कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस बार अपने चचेरे भाई द्वारा की गई गलतियों के लिए उसे दोष नहीं दूंगी, और आपके प्रति दक्ष के अनादर की भरपाई के लिए मैं अपनी पोषकार अपने चचेरे भाई को देने को तैयार हूँ।
क्या उसे हमेशा से आने जाने के लिए कार नहीं चाहिए थी? वह मुझसे बहुत समय से वह कार मांग रहा है, पर मैंने उसे कभी नहीं दी। इस बार मैं उसे मुआवजे के तौर पर तुम सबको दे दूंगी। कृपया मुझे और मेरे पति दक्ष को माफ कर दो। रितिका ने फिर से झुककर प्रणाम किया और यहाँ तक कि दक्ष को भी झुकने के लिए खींचने की कोशिश की। लेकिन दक्ष स्थिर खड़ा रहा। उसके होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसकी आंखों में ठंडक की एक चमक थी। भूमि और उसके बेटे ने एक दूसरे को देखा और तुरंत ही बहुत खुश हो गए, विशेष रूप से महेंद्र, जो इतना खुश था कि वह लगभग उछल पड़ा। वह लंबे समय से रितिका की लाखों डॉलर की लग्जरी कार पोर्श को पाने की चाहत रखता था, लेकिन रितिका ने उसके लगातार अनुरोध के बावजूद उसे देने से हमेशा इनकार कर दिया था। अप्रत्याशित रूप से इस बार उसकी मां को मार पड़ी और उसे यह सजा मिली। इस समय उसने अपनी मां भूमि की ओर देखा और लगभग उसे थोड़ा और कष्ट देना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। भूमि भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। एक पोर्श के लिए पिटाई, वह लाभ। हालांकि उसे लगा कि यह काफी नहीं था। जब उसने दक्ष की तरफ देखा तो उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान और हक का एहसास था। उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पोर्श कार पर्याप्त मुआवजा नहीं है। मैं चाहती हूं कि दक्ष घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांगे और मेरे बेटे को प्रेमिका ढूंढने के लिए 10 लाख की दुल्हन की कीमत चाहिए। तुम्हें मुझे 1 और 10 लाख का मुआवजा देना होगा ताकि मैं उसके लिए एक पत्नी ढूंढ सकूं। सहकर्मी अचंभित थे, यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक पोर्श काफी नहीं थी, उसे अभी भी 10 लाख चाहिए थे। ये परिवार बहुत लालची था और वह चाहती थी कि मिस्टर दक्ष घुटने टेककर उससे माफी मांगे। इस समय सबने दक्ष की ओर देखा। कुछ पाठकों को पहले से ही पता है कि कल शुक्रवार 11 तारीख को ये किताब 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद आखिरकार अलमारियों पर रखी जाएगी। अलमारियों पर होने का मतलब है कि पैसे लगेंगे, और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि कुछ दोस्त चले जाएंगे। मुझे लगता है कुछ लोग मुझे डांटेंगे, लेकिन अगर लेखक पैसे नहीं लेता तो मैं प्यार से नहीं लिख सकता। आखिरकार मैं तो पांडुलिपि की फीस पर ही पेट पालता हूँ। जैसा कि कहावत है, सम्राट अपने सैनिकों को भूखा नहीं रखता, और आप नहीं चाहते कि मैं खाली पेट लिखूं, है ना सम्राट? इसके अलावा मैं एक वादा करता हूं, जिस दिन यह बाजार में आएगा दोपहर 12 बजे 10 अपडेट होंगे। अगले दिन 5 अपडेट के साथ शुरुआत होगी। सभी ने दक्ष की ओर देखा। वे जानना चाहते थे कि दक्ष क्या सोच रहा था। घुटने टेककर क्षमा मांगो और जो बीत गया सो भूल जाओ। दक्ष के होठों पर व्यंग्य अब और नहीं रुक सका और उसकी आंखों की ठंडक ज्वालामुखी को जमाने के लिए पर्याप्त थी। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला और पास आया, तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेक दूं? हे, आओ और देखो कि क्या तुम इसे सहन कर सकती हो। दक्ष की मुद्रा देखकर उसके सहकर्मियों को पता चल गया कि जो बीत गई उसे भूल जाना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता था कि न केवल वह चीजों को सुलझाना नहीं चाहता था, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि वह परेशानी ढूंढ रहा था। दक्ष एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडक साफ दिखाई दे रही थी, जिससे उसकी चाची भूमि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह भयभीत होकर बोली, दक्ष, तुम क्या कर रहे हो? ये काफी बुरा है कि तुम माफी नहीं मांग रहे हो, लेकिन इस नज़र से क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बिल्कुल नासमझ हो। महेंद्र भी सख्ती से चिल्लाया, दक्ष, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुमने मेरी मां को मारा और तुम अभी भी न तो झुकोगे और न ही उनसे माफी मांगोगे, या इसे निपटाने के लिए 1 या 2 लाख रुपए दोगे, और तुम अभी भी इतनी लापरवाही से काम करना चाहते हो। शर्मा परिवार के लिए तुम्हारे जैसा दामाद पाना शर्मा परिवार के लिए एक अपमान है। हमारे लिए तुम्हारे जैसा रिश्तेदार पाना 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। रितिका का चेहरा अप्रत्याशित था और वह खड़ी हो गई। वह भावशून्य होकर खड़ी होकर दक्ष को रोक लिया। उसके व्यवहार को देखकर महेंद्र और उसकी मां ने उपहास किया, जबकि चाची भूमि को ऐसा लग रहा था कि दक्ष को नियंत्रित करने के लिए कोई मिल गया है। उसके होठों पर एक ठंडी, विजयी मुस्कान थी। दक्ष, आओ और मुझे मारो। अगर तुम में हिम्मत है तो और मुझे मारते रहो। अगर तुम मुझे मार नहीं सकते तो तुम काया हो? रितिका, उसके रास्ते से हट जाओ। मैं देखना चाहती हूं कि क्या उसमें सचमुच मुझे मारने की हिम्मत है। दक्ष ने रितिका को एक तरफ धकेल दिया और फिर चाची भूमि का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। डर से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने रितिका की ओर इशारा किया और कहा, रितिका, उसे जल्दी से रोको, उसे रोको, उसे यहाँ मत आने दो। वह पागल है, वह निश्चित रूप से कुछ लापरवाही करेगा। उन्मत्त चीखों की एक श्रृंखला के बाद चाची भूमि वापस भागी, सोफे के पीछे छिप गईं। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। रितिका ने दक्ष को खींचा और फुसफुसाया, दक्ष, बस करो। फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ फैंगपिंग और उसके बेटे की ओर देखा और कहा, चाची, मेरे पति दक्ष के लिए आपके सामने घुटने टेकना असंभव है। वह ऐसा नहीं कर सकता, और यदि वह कर भी सकता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। इन शब्दों ने तुरंत चाची भूमि को क्रोधित कर दिया, जो खड़े होकर गुस्से में रितिका पर अमानवीय होने का, कुत्ते की संतान होने का आरोप लगाने वाली थीं।
लेकिन दक्ष की जानलेवा निगाहों को महसूस करते हुए वह तुरंत एक पंचर गेंद की तरह सिकुड़ गई। वह एक क्षण के लिए हकलाए, फिर बोली, तो मुझे बिना किसी कारण के पीटा गया। रितिका ने कहा, मैंने पहले ही आपको एक पोस्टकार्ड देकर मुआवजा दे दिया है। आंटी भूमि ने ठंडी आवाज में कहा, बस इतना ही काफ़ी नहीं है। मुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया। मेरी 1 दर्जन से ज़्यादा हड्डियां टूट गईं और मैंने रात का खाना भी उगल दिया। क्या तुम्हें पता है कि कल मैंने एक ही खाने पर हज़ारों रुपए खर्च कर दिए? उसकी नज़रें इधर उधर घूमी और उसने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे अभी भी 2 मिलियन देने होंगे। मैं तुम्हारे चचेरे भाई महेंद्र के लिए एक पत्नी ढूंढना चाहती हूँ। सारे सहकर्मी गुस्से से उबल रहे थे। उसने पहले 10 लाख कहा था और अब अचानक 2 लाख हो गया था। वह सचमुच लालची थी। कई लोगों ने सीईओ जी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसकी पुरानी सहपाठी सचिव विवेश भी अपना सिर हिलाती रही, जिससे उसे संकेत मिला कि वह सहमत नहीं है। रितिका ने दांत पीसते हुए कहा, कंपनी के खातों में ज़्यादा पैसा नहीं बचा है और मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2.3 मिलियन है जो उत्पाद लॉन्च की तैयारी के लिए हैं। आंटी भूमि ने तुरंत कहा, मुझे 2 मिलियन दे दो, क्या अभी भी 3 लाख नहीं बचे हैं? उत्पाद लॉन्च न करने में क्या गलत है? ये देखकर कि रितिका पहले ही नर्म पड़ चुकी थी, उसने जिद करके पीछे हटने से इनकार कर दिया। 2 मिलियन, 1 पैसा भी कम नहीं। इसके अलावा मेरा बेटा आपकी कंपनी में आधे साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा है। भले ही उसने ज़्यादा योगदान न दिया हो, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है। आपको उसे कुछ सूखे शेयर और लाभांश देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना मैं नहीं मानूंगी। रितिका आंटी भूमि के अहंकारी और अधिकारपूर्ण व्यवहार को देखकर क्रोधित हो गई। वह इतनी क्रोधित थी कि वह ऐसे रिश्तेदार को पहचानना भी नहीं चाहती थी। हालांकि वह उसकी मां की भाभी थी, वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्यथा जब वह वापस जाती तो उसकी मां रुचिका उसे डांटती। रितिका ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको 2 मिलियन रुपए के चेक पर हस्ताक्षर कर दूंगी और आप सीधे कार को नीचे ले जा सकते हैं। यह मामला सुलझ गया। चाची भूमि इन शब्दों से बहुत खुश हुई। महेंद्र भी खुशी से झूम उठा। इस पल वह चाहता था कि उसकी मां को एक और जोरदार पिटाई मिले ताकि वह और पैसे ऐंठ सके। भूमि बड़बड़ाते हुए विजयी भाव से उठी, मानो उसे लगा हो कि उसने बहुत कम मांगा है और वह रितिका से शेष 3 लाख भी लेना चाहती है। चेक प्राप्त करने के बाद वह दक्ष के सामने आगे पीछे घूमती रही, अपने हाथ में चेक हिलाकर दिखावा करती रही, खुशी और असीम गर्व से चमकती रही। दक्ष ने देखा मानो वे मंच पर जोकर हों, जिन्होंने किसी पुराने अभिनेता की पोशाक उठा ली हो और सोचा हो कि वे ही मुख्य अभिनेता हैं। उसकी नज़र में ये परिवार बहुत ही घिनौना था। उसने कोई भाव नहीं दिखाया, उसके चेहरे पर केवल एक शांत मुस्कान थी, मानो वह 2 तुच्छ चींटियों को देख रहा हो। रितिका यहाँ थी और वह पारिवारिक संबंधों को महत्व देती थी, इसलिए वह उनसे पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती थी। दक्ष ये भी समझ गई कि जब तक भूमि और महेंद्र की माँ और बेटा कुछ भी अपमानजनक और अक्षम्य नहीं करते, तब तक वह उनके खिलाफ नहीं जाएगी। इसलिए भले ही वह उन दोनों को मौके पर ही हिंसक रूप से पीट दे या उन्हें मार भी दे, ये बेकार होगा और यहाँ तक कि उसके और रितिका के बीच दरार भी पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने चुप रहना और उन्हें कहीं और सबक सिखाना उचित समझा। ये सोचकर उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ जब उसने उन दोनों को जबरन वसूली और मांग करते हुए देखा और लगभग रितिका के कार्यालय में सभी चाय के कप और बर्तन, साथ ही मेज पर भारतीय मिट्टी के पिक्सीयू पौराणिक जानवर को भी छीन लिया। जब वे चले गए तो महेंद्र ने अपनी कमर से पोशकार की चाबियां लटका रखी थीं। उसकी बाहों में एक पिक्सीयू थी और उसकी गर्दन के चारों ओर मोतियों की कई लड़ियां थीं। उसका चेहरा विजय से भरा हुआ था। चाची भूमि और भी अधिक विजयी थीं। वे सामानों से लदी हुई थीं, एक विजयी जनरल की तरह, असाधारण गर्व से भरी हुई। उनका मुंह इतना ऊपर उठा हुआ था कि 2 भारतीय पुरुषों को फांसी पर लटकाया जा सकता था। दक्ष के पास से गुजरते हुए वह उससे टकरा भी गई। ये देखकर कि दक्ष की एक भी बात बोलने की हिम्मत नहीं हुई, वह और भी घमंडी हो गई। दक्ष, अब से जब भी मुझे देखो रास्ता बदल कर जाना, वरना मैं जिंदगी भर तुमसे चिपकी रहूंगी। फिर उसने रितिका की ओर देखा और कहा, रितिका मेरी प्यारी भतीजी, तुमने इस बार सही किया। हालांकि ऐसे पति से शादी करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, मेरा बेटा आधे साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा है, तुम्हें उसे कुछ शेयर और लाभांश देना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ मिलियन सालाना ही काफ़ी होगा। हम सब रिश्तेदार हैं, तुम मना नहीं कर सकते। ऐसा कहकर दोनों लिफ्ट में चढ़ गए और सीधे चले गए। सहकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जोर से तितर-बितर होकर अपने काम पर लौट गए, लेकिन उनके दिल काफ़ी देर तक अशांत रहे। रितिका विचारों में खोई हुई थी और काफ़ी देर बाद उसने दक्ष को उदास होकर देखा और कहा, दक्ष, इसे भूल जाओ, इसे दिल पर मत लो। बस इसे एक वित्तीय नुकसान समझो ताकि विपत्ति टाली जा सके। उनका परिवार भी आसान नहीं है। चलो वापस चलते हैं और कल दादाजी के जन्मदिन की तैयारी करते हैं।
दक्ष। रितिका ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसे एहसास हुआ कि दक्ष भी किसी समय गायब हो गया था। वह जल्दी से खिड़की की ओर दौड़ी और नीचे देखा कि फैंग पिंग और उसका बेटा पोश कार चला रहे थे और गेट बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे दक्ष एक रोल्स रॉयस चला रहा था और उसने तो उसकी कन्वर्टिबल कार की छत भी खोल दी थी। रोल्स रॉयस BMW ने भेजी थी। एक कंपनी को भेजी गई, एक घर भेज दी गई और एक रिया ले गए। दूर से रितिका दक्ष के चेहरे पर उदासी और ठंडक की आभा देख सकता था और तुरंत सोचा, यह अच्छा नहीं है। मेरा चचेरा भाई महेंद्र सामने एक पोश चला रहा था, दिखावटी ढंग से सड़कों पर घूम रहा था, यहाँ तक कि कभी कभी थूकने के लिए खिड़की भी नीचे कर रहा था, जिससे अनगिनत बीच वाली उंगलियां बन गईं। हालांकि उनका मानना था कि ये गरीब पैदल यात्री उनकी संपत्ति से ईर्ष्या करते थे। इसके बजाय वह और भी खुश हो गया। दक्ष इत्मीनान से रोल्स रॉयस चला रहा था, बहुत दूर से उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान। वह इस सन की माँ बेटे को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मुख्य सड़क पर नहीं। उसे तब तक इंतजार करना था जब तक वे काफ़ी दिखावा न कर लें और किसी सुनसान जगह पर न चले जाएं जहां वह अपनी चाल चल सके। बीप बीप बीप, फोन की घंटी बजी। दक्ष ने उस पर नजर डाली। रितिका का फोन था। उसने जवाब नहीं दिया, फोन बजने दिया। कुछ मिनट बाद फोन फिर से बजा, लेकिन इस बार ली चुनफेंग का फोन था। दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया, बूढ़ी ली, क्या बात है? तेज प्रताप 2 दिन से नहीं आए थे। दक्ष के जवाब देने के बाद उन्होंने आह भरी और कहा, गुरुजी, मैं अपने परिवार के छोटे भाई द्वारा परसों आपको नाराज करने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वह जिस जूनियर की बात कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से ली रुहुओ था, जो गार्जियन अकादमी में दिखावा कर रहा था। दक्ष ने उदासीनता से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था और मुझे उसे पीटने में मजा आया। तेज प्रताप ने कहा, गुरुजी, आपने उसे अच्छी तरह से पीटा। उसके लौटने के बाद मैंने उसे पहले ही कैद कर लिया है। वह इस जीवनकाल में कभी भी वंश परिवार के परिसर से बाहर कदम नहीं रखेगा। दक्ष ने कहा, यदि आप माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो क्या थोड़ी देर नहीं हो गई है? तेज प्रताप ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, दरअसल मैं मुख्य रूप से उस मामले पर रिपोर्ट करना चाहता था जिसकी जांच करने के लिए आपने मुझसे कहा था। क्या मामला पर्दे के पीछे का है? दक्ष की आंखें सिकुड़ गईं और वह थोड़ा दिलचस्पी लेने लगा। वह मामला निश्चित रूप से हत्यारे संगठन द्वारा किया गया घात था, जिसका सामना उन्होंने और ली चुनफेंग ने पहले उपनगरों में किया था। तेज प्रताप ने कहा, जिस व्यक्ति ने अग्नि राजा को काम पर रखा था वह हमारे जियांगई शहर से है। मुझे पता चला कि अग्नि राजा के अधीनस्थ जियांगई शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दिखाई दिए थे और अक्सर वहां सक्रिय रहते थे। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया, दक्षिण पूर्व। उसने अचानक कहा, वीर परिवार। सागरनगर शहर के दक्षिण पूर्व में प्रमुख परिवार स्वाभाविक रूप से वीर परिवार था, और उसे वीर परिवार के 9वें गुरु वुतियानलिंग से भी कुछ शिकायतें थीं। सटीक रूप से कहें तो वीर परिवार के वुतियानलिंग ने $2 अरब छीन लिए थे जो उनके हक के थे। उसने हिमन परिवार का भी सफाया कर दिया, जिससे उसे दोष लेना पड़ा। ये घृणा असहनीय थी। यदि दक्ष हाल ही में इतना व्यस्त नहीं होता और उसे पता नहीं होता कि 9वें मास्टर वुतियानलिंग कहाँ हैं, तो वह सीधे उन्हें मारने चला जाता। तेज प्रताप ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में वीर परिवार है, लेकिन दक्षिण पूर्व में धनी परिवार केवल वीर परिवार ही नहीं है, बल्कि शर्मा परिवार भी हैं। जब उन्होंने अंत में शर्मा परिवार का उल्लेख किया तो तेज प्रताप बोलना जारी नहीं रखना चाहते थे। वह बहुत देर तक चुप रहा और दक्ष भी कुछ देर के लिए चुप रही। मैं समझता हूँ। फिर दक्ष ने फोन रख दिया। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं और लंबे समय के बाद एक भयानक हत्या का इरादा भड़क उठा। सच कहूं तो ये बहुत संभव था कि वीर परिवार उसे मरवाना चाहता था और किसी हत्यारे संगठन को किराए पर दे सकता था, लेकिन शर्मा परिवार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि वह अच्छा करे। तीसरे चाचा, सबसे बड़े चाचा, या कबीले के अन्य बुजुर्ग या रिश्तेदार। दक्ष को नहीं पता था कि वह कौन था, क्योंकि शर्मा परिवार में इतने सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वह अच्छा करे, इसलिए उन सबको गिनना लगभग नामुमकिन था। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि वह कौन था, उसे जांच पड़ताल जारी रखनी पड़ी। अपने होठों को भींचते हुए दक्ष ने महेंद्र और उसकी मां के पीछे गाड़ी चलाना जारी रखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा कुछ बिंदुओं से बढ़ गया। इस मां और बेटे को शर्मा परिवार का सदस्य नहीं माना जाता था, लेकिन शर्मा परिवार के अधिकांश रिश्तेदारों की तरह वे भी उसकी मृत्यु की कामना करते थे। बीप बीप बीप, फोन फिर बजा। दक्ष ने जवाब दिया, पहले से ही थोड़ा अधीर महसूस कर रहा था। ये लैन हाई ग्रुप के CEO सोमेश्वर का फोन था। मिस्टर दक्ष, मैंने सुना है कि कल शर्मा परिवार के पुराने मालिक का जन्मदिन है और अब पूरा सागरनगर शहर जानता है कि पुराने मालिक एक बेहतरीन मालिक बन गए हैं, इसलिए सभी उन्हें बधाई देने आ रहे हैं और मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं आपके संपर्क का उपयोग करके अंदर जा सकता हूं और उसे बधाई दे सकता हूं। दक्ष ने कहा, तुम और मैं साझेदार हैं, बस जाओ।
मैं तब तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। सोमेश्वर तुरंत बहुत खुश हो गया और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद धन्यवाद। आप बुरे मूड में लग रहे हैं, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। फिर उसने फ़ोन रख दिया। दक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये सीईओ वांग वाकई बहुत चतुर इंसान है। वह फ़ोन पर ही बता सकता है कि मेरा मूड खराब है। इससे पहले कि वह फ़ोन रख पाता, फ़ोन फिर से बीप की आवाज़ के साथ बज उठा। दक्ष नाराज़ हो गया और उसने सीधे जवाब दिया। नंबर अनजान था, इसलिए उसने डांटते हुए कहा, कौन है? मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम फ़ोन करते रहते हो। क्या चाहिए तुम्हें? फ़ोन का दूसरा छोर जम गया और फिर एक परिचित आवाज़ ने धीमी आवाज़ में कहा, मिस्टर दक्ष, आप किसे मारना चाहते हैं? दक्ष ने फ़ोन पर आवाज़ पहचान ली। ये गार्डियन अकादमी की निदेशक सिमरन थी, वह महिला जो लगभग 30 वर्ष की थी। उसने खांसते हुए कहा, कोई नहीं। तुम क्या चाहती हो? जल्दी से बोलो। हालांकि सिमरन ने हंसते हुए कहा, क्या आप अपने उपकारकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? दक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और हंसते हुए बोला, दानदाता। मुझे याद है कि मैंने गार्जियन अकादमी की बहुत मदद की थी, इसलिए मुझे आपका दानदाता होना चाहिए, है ना? आप मेरे दानदाता कैसे बन गए? आप बहुत मोटी चमड़ी वाले हैं, डायरेक्टर लिन, है ना? सिमरन ने कहा, मैंने सुना है कि जीस फार्मेसी ने आज सुबह फार्मास्यूटिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन को अपनी हेमोस्टेटिक क्रीम भेजी थी और फिर उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि एक कर्मचारी ने अध्यक्ष को परेशान किया था। क्या ये सच है? इस बात का जिक्र होते ही दक्ष महेंद्र पर और भी अधिक क्रोधित हो गया, जो उसके सामने दिखावा कर रहा था। तो क्या? दक्ष ने मुंह बनाया। सिमरन ने कहा, ये सही है। मैं फार्मास्यूटिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं और अध्यक्ष विवेक कुमार मेरी अच्छी बहन भी हैं। मैंने आपके लिए यह मामला पहले ही सुलझा लिया है, इसलिए आपकी पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह आगे बढ़ सकती है। दक्ष दंग रह गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक रंगीन हो गई और उसने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। निर्देशक लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक अच्छे इंसान हैं। सिमरन ने ये सुना और अवाक रह गई। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह डायरेक्टर लिन बिग फेस होती, लेकिन जब वह उसकी मदद करती तो वह डायरेक्टर लिन हो जाती। ये तो बहुत घमंडी बात थी। हालांकि वह अभी भी अच्छे मूड में थी और बोली, मैंने सुना है कि आपके पुराने मालिक का जन्मदिन कल है और पूरी दुनिया जश्न मना रही है। हम उन्हें बधाई देने जाएंगे। राष्ट्रपति विवेक कुमार भी आपसे मिलना चाहते हैं और मेरे मालिक राजधानी से आ रहे हैं और कुछ समय के लिए सागरनगर शहर में रहने की योजना बना रहे हैं। मैं तब आपको उनसे मिलवाऊंगी। दक्ष थोड़ा हैरान हुआ। सिमरन, ये क्या हो रहा है? विवेक कुमार उसे क्यों देखना चाहती थी? और उसका मालिक कौन था? वह उसे अपने से क्यों मिलवाना चाहती थी? लेकिन चूंकि यह एक नेक इरादा था, इसलिए वह मना नहीं कर सका। आखिरकार उसने उसकी बहुत मदद की थी, तो उसने सहजता से कहा, ठीक है, आप इसका प्रबंध कर दीजिए। वैसे आपका स्वामी कौन है? सिमरन ने यह सुना और कुछ चंचलता और गर्व के साथ कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप उन्हें जानते हैं? वह दिव्य चिकित्सक फ़ोन क्यों है? हे क्लिक करें। फिर उसने फ़ोन रख दिया। दक्ष को कार में अचेत छोड़कर लगभग एक दुर्घटना होने वाली थी। वह हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि विवेक कुमार वास्तव में निर्देशक सिमरन का शिक्षक था। विवेक कुमार इतनी जल्दी आ गया। दक्ष थोड़ा उलझन में था। हालांकि वह तीनों दिव्य चिकित्सकों से मिलना चाहता था, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि उनसे कैसे मिलना है। नहीं, उसने उनकी वफादारी की परीक्षा ली थी, इसलिए वह उनसे आसानी से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवेक कुमार पहले ही आ चुका है। दक्ष अभी भी अचंभित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि सिमरन दिव्य डॉक्टर फॉन क्यू का शिष्य होगा। लेकिन उसके अहंकारी चेहरे का क्या मतलब था? दक्ष ने चंचलता से सोचा, अगर सिमरन को पता चले कि उसके आदरणीय गुरु दिव्य चिकित्सक फॉन क्यू वास्तव में उसके मित्तल परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक अनुचर थे, तो उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी? सच कहूं तो वह वास्तव में इसके लिए उत्सुक था। जब वह विचारों में खोया हुआ था, दक्ष ने देखा कि महेंद्र और उसकी मां भूमि पहले से ही एक सुनसान रास्ते पर चले गए थे। वह उनके घर की दिशा में था और उनका वंश परिवार वास्तव में शहर से काफी दूर रहता था। इस बार पोस्ट चलाकर वापस आना निश्चित रूप से हमारे सभी पड़ोसियों को ईर्ष्या से अंधा कर देगा। महेंद्र गाड़ी चला रहा था और उसकी चाची भूमि यात्री सीट पर विजयी भाव से हंस रही थी। ये सुनकर महेंद्र मुस्कुराया, माँ, इस बार आपको मार पड़ी, लेकिन बदले में आपको एक कार मिली। मुझे लगता है कि यह इसके लायक है। आंटी भूमि ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे अनमोल शरीर को यूं ही पीटा गया? महेंद्र की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, माँ, अगली बार आप फिर से मुसीबत खड़ी क्यों नहीं करती और उन्हें फिर से पीटने देती, ताकि आप शहर में मेरे लिए एक घर ले सकें। फिर मैं आपके लिए एक बहू ढूंढ सकता हूँ। चाची भूमि की आंखें भी चमक उठीं और वह बहुत ललचा गई, लेकिन दक्ष की जानलेवा आंखों के बारे में सोचकर उसे एक अकथनीय डर महसूस हुआ। मुझे डर है कि दक्ष मुझे सीधे मार डालेगा।
उस दरिंदे को खुद को रोकना नहीं आता। अगर उसने मुझे सचमुच मार डाला तो शहर में घर मिलने पर भी मैं उसमें नहीं रह पाऊंगा। हालांकि महेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए दुर्घटना बीमा खरीदा है। अगर तुम पीट पीट कर मर गए तो मैं बीमा कंपनी से बड़ी रकम ले सकता हूं और मुझे शर्मा परिवार से एक घर और मुआवजा भी मिल सकता है। ये बहुत बड़ा मुनाफा है। और अगर तुम मरो भी नहीं और हमें घर मिल भी जाए तो भी मैं तुम्हें उसमें रहने नहीं दूंगा। उन्होंने यह बात स्वाभाविक रूप से कही तथा तिरस्कार के भाव के साथ कहा। लेकिन चाची भूमि ये सुनकर नाराज नहीं हुई और बोली, जब तक आप एक बहू ढूंढ सकते हैं और वंश परिवार की वंशावली को आगे बढ़ा सकते हैं, तब तक इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अपना पूरा जीवन हमारे पुराने घर में ही रहूं। जब मैं मर जाऊं तो इतना शोर मत मचाना। बस मुझे एक पुआल की चटाई में लपेटकर दरवाजे से बाहर फेंक देना। पड़ोसियों को शव ले जाने दो और हम अंतिम संस्कार का खर्च बचा लेंगे। महेंद्र ने सुना और संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर गाड़ी चलाते हुए दोनों ने इस मामले पर गंभीरता से चर्चा की। धीरे धीरे वे उपनगरों की ओर चले गए जहां दोनों ओर घर कम थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है वह यह है कि दक्ष ने इतना घमंडी होकर मुझे मारा। वह शर्मा परिवार का एक बेकार दामाद है। मैंने उस छोटी सी बदचलन ऋतिका से कहा था कि वह उससे शादी न करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। जब वो छोटी थी तो मैंने उसे 3 बार गोद में लिया था, पर उसने मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं की। चाची भूमि लगातार शिकायत करती रहीं, ऋतिका और दक्ष को कोसती रहीं। महेंद्र ने सुना और अचानक कहा, माँ, क्या आप सचमुच ऋतिका के साथ इतनी अच्छी थीं जब वह छोटी थीं? सभी रिश्तेदारों में वह हमारे लिए सबसे अच्छी थीं। चाची भूमि के होंठ आसमान की ओर मुड़ गए और उन्होंने घृणा से अपना शरीर घुमाया, झुंझलाकर कहा, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। काश मैंने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला होता। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारे पापा उसकी माँ के बड़े भाई थे, लेकिन उसकी माँ ने शर्मा परिवार में शादी कर ली और अचानक अमीर बन गईं, जबकि हमारा परिवार अभी भी गरीबी से जूझ रहा था। तुम्हें नहीं पता मुझे उनके परिवार से कितनी नफरत है। ऋतिका के परिवार के बारे में बात करते हुए भूमि नाराजगी से भर गया और बोला, जब वो छोटी थी तब मैंने उसे 3 बार गोद में लिया था और चुपके से उसे तब तक चुटकी काटी थी जब तक वो रो नहीं पड़ी। हे। बाद में पता नहीं क्यों उसकी माँ ने मुझे उसे गोद में लेने ही नहीं दिया, जो बहुत अफसोस की बात थी। वह पुरानी बातें याद करते हुए आहें भर रही थी। मैं उस समय इतनी भाग्यशाली क्यों नहीं थी कि शर्मा परिवार में शादी कर पाती, ऋतिका के पिता से शादी कर पाती, बजाय तुम्हारे पिता इस बेचारे भूत से शादी करने के। मेरा जीवन कितना कष्टदायक है। महेंद्र ने भी आसमान की ओर आह भरते हुए खुद को दोषी ठहराते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने अच्छी शादी की होती तो मैं अब दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी होता। मैं कुत्ते जितना गरीब क्यों होता? दोनों जितनी बातें करते उतना ही गुस्सा आता और उनके चेहरे और भी बिगड़ जाते। लेकिन अब शर्मा परिवार हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, हमें उन पर धौंस जमाने देता है। हाँ, अब हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। महेंद्र जोर से हंस पड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि उनके पीछे एक कार आ रही है और करीब आ रही है और उसकी गति उसकी पोश से भी अधिक तेज थी। अरे माँ, क्या हमारे पीछे वाली कार कोई लग्जरी कार है? इसकी स्पीड तो हमारी कार से भी ज्यादा है। टकराना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसे पीछे से टक्कर मार दी गई और वह उड़ गया, तथा पीछे वाली कार ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और सीधे उसे सड़क के किनारे एक पुरानी खाली सड़क पर टक्कर मार दी। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ पीछे वाली कार ने पोश को सीधे दीवार से टकरा दिया और फिर पीछे से टक्कर लगने से वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी कार रद्दी धातु का टुकड़ा बन गई थी, लगभग कुचलकर कागज की शीट बन गई थी। आउच! अरे यार, मेरी पोश को इस तरह किसने क्रैश कर दिया? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। पोश से महेंद्र खून से लथपथ कार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका एक हाथ किसी अपरिचित आकार में मुड़ गया था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसकी माँ भूमि के सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वह बुरी तरह घायल लग रही थी और कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि बाहर नहीं निकल पा रही थी। हालांकि महेंद्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पोश को पकड़े हुए रो रहा था। मेरी पोश, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होने पर तुम बहुत दुखी हो। फिर उसने अनियंत्रित क्रोध से पीछे वाली कार की ओर देखा। तुरंत ही वह अचंभित रह गया। अरे वाह, क्या सुंदर कार है! एक रंगीन काले रंग की कार, और यह कार मेरी पोश से भी अधिक ऊंची और सुंदर है। अरे अमीर अभिमानी! महेंद्र की आंखें तुरंत ईर्ष्या से भर गईं। वह उठने की कोशिश करता हुआ पास गया, कार की खिड़की जोर से बंद की और दहाड़ा, बाहर निकलो, अभी निकलो। सिर्फ अमीर होने का कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है? तुमने मेरी कार इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त कर दी। क्लिक करें। दक्ष ने कार का दरवाज़ा खोला और धीरे से बाहर निकला।
उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान और शांत भाव था, और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। हिस दक्ष, महेंद्र चीखा, उसकी आवाज़ कई रंगों से अधिक तीखी थी, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। दुर्घटना में अधमरी आंटी भूमि ने भी उस पल दक्ष शब्द सुने। उनका मन अचानक बिजली की तरह फट गया, और किसी अज्ञात शक्ति के स्रोत से वे चमत्कारिक रूप से रेंगते हुए कार से बाहर निकलीं, संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुईं और चल पड़ीं। दक्ष, तुम हमसे टकरा गए, भुगतान करो। आंटी भूमि ने रोल्स रॉयस को थप्पड़ मारा। उनकी आंखें लालच से भरी थीं, उनके हाथों और शरीर पर खून के धब्बे थे जो रोल्स रॉयस पर फैल गए थे। उसके मुंह में पानी आ गया और वह चीखी, दक्ष, तुम हमसे इस तरह टकराए और हमारी कार को भी नुकसान पहुंचाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आपकी कार बिल्कुल ठीक है, इसे हमें मुआवजे के रूप में दे दीजिए। महेंद्र ने भी अपने गुस्से पर काबू पाया, उसकी आंखें लालच से भरी थीं। उसने अपने होंठ चाटे, अपनी मुड़ी हुई बांह की ओर इशारा किया और कहा, मेरी बांह खराब हो गई है, तुम्हें उसकी भी कीमत चुकानी होगी, वरना। दक्ष की ठंडी मुस्कान गहरी हो गई, जानलेवा इरादे से भर गई, और उसने कहा, वरना क्या। महेंद्र ने यह नहीं देखा कि दक्ष की अभिव्यक्ति बंद थी, उसकी आंखें रोल्स रॉयस पर टिकी थीं। इतना ठंडा, ये कार हर आदमी का सपना था। दक्ष की बातें सुनकर उसने सोचा कि दक्ष डर गई है, इसलिए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वरना मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तब तक परेशानी खड़ी करूंगा जब तक कि तुम्हारे परिवार में अराजकता और कलह न फैल जाए। साथ ही उसने अपनी मौसी फैंग पिंग को भी इसमें घसीटते हुए कहा, और मेरी माँ को बहुत बुरी तरह चोट लगी है। एक कार से मुआवजा देना काफ़ी नहीं है, पैसे भी देने होंगे। इस बार कम से कम 30 लाख देने होंगे। भूमि चिल्लाया, बेटा तुमने बहुत कम मांगा है, कम से कम 5 मिलियन। हिस, ये सुनकर महेंद्र को तुरंत पछतावा हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 करोड़। ये 5 करोड़ ही होंगे। अगर पैसे नहीं हैं तो घर और कार बेच दो, लेकिन ये कार नहीं बिक सकती क्योंकि मुझे ये पसंद है और तुम्हें मुझे सीधे इसे मुआवजा देना होगा। माँ और बेटा इस बात का हिसाब लगा रहे थे कि कैसे दक्ष से पैसे वसूले जाएं और कैसे अपने फायदे को अधिकतम किया जाए, लेकिन वे ये नोटिस करने में पूरी तरह से विफल रहे कि दक्ष की आंखों में हत्या का इरादा और भी गहरा हो गया था। इस पल सड़क के किनारे 2 बूढ़े आदमी खड़े थे, टैंक सूट पहने, धूप का चश्मा लगाए, छोटे बाल और चेहरे पर जरा भी मांस नहीं। एक की सीधी मूंछें थीं और दूसरे की ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी थी। वे दोनों सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे, मानो वे अंधे सड़क कलाकार हों। उन्होंने बस दक्ष की तरफ देखा, उनके हाव भाव अपरिवर्तित रहे और चलते रहे, धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए। बहुत दूर चलने के बाद धूप का चश्मा पहने दोनों बूढ़े व्यक्ति अब भी बिना रुके चल रहे थे, उनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, जूनियर भाई फैंग, आप उन 3 लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? सीधी मूंछों वाले व्यक्ति ने कहा, वरिष्ठ भाई यून, वे दोनों तो मर ही गए। जहां तक उस युवक की बात है तो लगता है उसमें कोई प्रतिभा है। हालांकि मैं उसके भीतर की आभा नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन उसके शरीर में असीम ऊर्जा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, वह एक अच्छा उम्मीदवार है। चलो वापस चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। धम्म, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, एक आकृति अचानक बाहर आए और उनकी जांघों से लिपट गई। दोनों तुरंत ही ऐसे जम गए मानो डर गए हों, लेकिन एक ने कृपाण और दूसरे ने तलवार निकाली तथा उन्हें अपने पैरों को पकड़े हुए व्यक्ति की गर्दन पर रख दिया। उन्होंने नीचे देखा और अंततः उस व्यक्ति का चेहरा देखा। वह उस युवक जितना ही युवा था जो पहले लग्जरी कार चला रहा था, लेकिन उसकी योग्यता बेकार थी, उसकी आंखें मैली थीं और उसकी क्षमता भी बेकार थी। दोनों ने अपनी तलवारें और कृपानें रख दी, अपने शरीर को हिलाया और उस व्यक्ति को दूर फेंक दिया और वहां से चले जाने का इरादा किया। लेकिन वह व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा, बार बार जोर जोर से प्रणाम कर रहा था। उसने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। गुरुजनों, आप दोनों गुरु कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप में जरूर कोई असली योग्यता होगी। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद करें। शूली। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्ष का हाई स्कूल का डेस्कमेट शूली था। उसे पहले भी बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन अब उसके जख्म ठीक हो गए थे। वह उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठकर रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। दोनों बुजुर्ग फैंग और यून रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। तब सीधी मूंछों वाले एल्डर फैंग ने शांति से कहा, बेकार योग्यता, बेतुकी क्षमता, तुम हमारी मदद पाने के लायक नहीं हो। मंसूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भी रोता रहा और बोला, मुझमें असली क्षमताएं हैं। कृपया मेरी मदद करें, मैं और मजबूत बनना चाहता हूँ। मैं उस व्यक्ति को हराना चाहता हूँ। वह इतना भाग्यशाली क्यों है कि एक धनी परिवार में शादी कर पाता है और उनके द्वारा प्रशिक्षित होकर इतना शक्तिशाली बन पाता है। एल्डर यून ने अचानक कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतनी तीव्र नाराजगी होगी। बहुत अच्छा, संयोग से तुम हमारे क्यूई संप्रदाय द्वारा परिष्कृत अस्थिशोधन गोली आजमा सकते हो।
हालांकि यह अस्थि शोधन गोली अत्यंत शक्तिशाली है और केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले ही इसके औषधीय प्रभावों का सामना कर सकते हैं। ऐसी नाराजगी के साथ आपकी इच्छाशक्ति काफ़ी होनी चाहिए। कोशिश करने का यही सही समय है। ये कहते हुए उसने एक जैद हरे रंग की गोली निकाली, मंसूर का मुंह खोला और गोली अंदर ठूंस दी। मंसूर को झटका लगा। हालांकि उसे दक्ष से चिढ़ थी और उसकी अच्छी किस्मत से ईर्ष्या भी थी। उसे लगा कि गोली साधारण नहीं थी और वह थोड़ा डरा हुआ था, उसे खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मंसूर चिल्लाए, इस गोली के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ। एल्डर यून हंसे, कुछ खास नहीं। अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो तुम फट जाओगे और मर जाओगे। अगर तुम इसे सहन कर पाए तो तुम अपनी अस्थि मज्जा शुद्ध कर लोगे और साधना की क्षमता प्राप्त कर लोगे और स्वर्ग के विरुद्ध अपना भाग्य बदल दोगे। हालांकि तुम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाओगे। दोनों बूढ़े लोग दिल खोलकर हंसे, फिर मंसूर को एक छोटी सी गली में धकेल दिया, लापरवाही से एक धातु की प्लेट फेंक दी और चले गए। बहुत समय तक दूर चले जाने के बाद एल्डर यून ने अचानक कहा, जूनियर भाई फैंग, हम पहले क्या करने की योजना बना रहे थे? एल्डर फैंग ने भावशून्यता से कहा, उस कूड़े को स्वर्ग के विरुद्ध अपना भाग्य बदलने में मदद करें और मज्जा सफाई गोली की प्रभावकारिता का परीक्षण करें। एल्डर यून ने अपने होंठ भींचे और कहा, यही तो होना चाहिए। अच्छा हुआ कि हमने ये काम पहले ही कर लिया। एल्डर फैंग ने कहा, वरिष्ठ भाई, हम शर्मा परिवार तक कैसे पहुंचें? एल्डर यून ने कहा, जब हम शहर पहुंचेंगे तो हम रास्ता पूछ सकते हैं। फिर दोनों धीरे धीरे चलते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कदम बहुत दूर तक जा रहा है। सड़क के सामने महेंद्र और फोंग पिंग, माँ और बेटा, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन वे अभी भी लगातार बकबक कर रहे थे। दक्ष के हाथ को कसकर पकड़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे थे। दक्ष, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो आज जाने के बारे में सोचना भी मत। और हम तेरे घर मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। तेरे बड़े से विला में रहेंगे, तेरे चावल खाएंगे, तेरे सिमंस गद्दे पर सोएंगे। भूमि की आंखें ईर्ष्या, ठंडक और गहरे लालच से भरी थीं। महेंद्र ने भी नाक भान से कोड़ी, ये सही है, ये कार जो आप अभी चला रहे हैं, और 5 मिलियन नकद भुगतान करें, जल्दी करें, जल्दी करें। थप्पड़। दक्ष ने अपना हाथ उठाया, महेंद्र के हाथ को एक थप्पड़ से मरोड़ा, फिर उसे दर्जनों मीटर दूर लात मारी, उसके चेहरे पर कफ का एक गोला थूक दिया। भुगतान करें। दर्जनों मीटर दूर लात मारने के बाद महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। वह केवल रेंग कर ही ऊपर आ पा रहा था, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। भूमि ने अपने बेटे को मारते हुए देखा। वह चीखी और दक्ष का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम अब भी लोगों को मार रहे हो। अब और नहीं मार सकते। मारने से पहले तुम्हें पैसे देने होंगे। थप्पड़। दक्ष ने अपना हाथ खींच लिया और उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे फैंग पिंग उड़ गई। वह हवा में 12 बार घूमी और बिल्कुल अपने सिर के बल जमीन पर गिरी। उसके सिर से खून बह रहा था। वह आश्चर्यजनक हवाई स्पिन जिम्नास्टों को भी पीछे छोड़ देगी। मैंने तुम्हें मुंह दिखाया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी पत्नी की तरह दयालु हूं? दक्ष के मुंह से जानलेवा इरादे निकल आए। वह कदम दर कदम उनकी तरफ बढ़ा और बेपरवाही से टूटी हुई पोशकार को उठाकर आगे बढ़ा। हिस, कितनी महान शक्ति! राक्षस! महेंद्र और भूमि उस नज़ारे को देखकर इतने डर गए कि उनके पसीने छूट गए। जमीन पर पड़े पड़े उन्होंने घबराहट में अपना सिर घुमाया और रेंगते हुए दूर चले गए। वे डर के मारे चिल्लाए, दक्ष, तुम पागल हो, तुम पागल हो। हम रिश्तेदार हैं। हम रिश्तेदारी की तीसरी डिग्री के अंतर्गत आने वाले रिश्तेदार हैं। भूमि भी चीख पड़ा, जब तुम्हारी पत्नी छोटी थी तब भी मैंने उसे गोद में लिया था। हम सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं। दक्ष ने व्यंग्य किया, हे, तुमने उसे चुटकी काटने के लिए पकड़ा था। क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? भूमि घबरा गया, तुमने सब कुछ सुना। क्या आप ये भी जानते हैं कि मैं उनके परिवार की संपत्ति से ईर्ष्या करता था, फिर मैंने उसे चुटकी काटी और यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहता था और यहाँ तक कि उनके परिवार से जीवन भर के लिए पैसा ऐंठ लेना चाहता था। दक्ष, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे थे। वह अचानक उछला, पोश को पकड़े हुए और उसे नीचे पटक दिया। मेरी पोश को मत तोड़ो। महेंद्र बगल से चिल्लाया, यह मेरी है। इसे पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका है, जो नहीं होना चाहिए था। इसे अब और मत तोड़ो। धमाका। पोश सीधे जमीन पर एक गड्ढे में गिर गया। चाची भूमि के पैर भी उड़ गए, जिससे वह दर्द से 3 बार बेहोश हो गईं। पोश को देखकर ऐसा लगा कि वह पूरी तरह से फट गई थी और पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। महेंद्र पीड़ा में दहाड़ा, आह, मेरी पोश, मेरी पोश! धिक्कार है, तुमने वास्तव में मेरी पोश को नष्ट कर दिया। मैंने इसे केवल आधे घंटे के लिए चलाया था, बस आधे घंटे के लिए। वह दहाड़ा, उसकी आवाज़ बहुत ही दयनीय थी। दक्ष बस उसे देखता रहा, फिर बेहोश पड़े भूमि की तरफ देखा। चूंकि तुम इतने लालची हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्द और गरीबी में जीने पर मजबूर कर दूंगा, मौत से भी बदतर जिंदगी।
उसने फैंग पिंग को नहीं मारा क्योंकि उसका मानना था कि इस महिला को दर्द और गरीबी में जीना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। केवल उन पैरों का इलाज कराना ही उनके पूरे परिवार को दिवालिया बनाने के लिए पर्याप्त होगा। और दक्ष निश्चित रूप से चिकित्सा व्यय को वहन नहीं करेगा। उसका इस परिवार को फिर से रितिका से चिपके रहने देने का कोई इरादा नहीं था। उसने अभी अभी कार में फैंग पिंग की कही बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। जब इसे वापस भेजा जाएगा तो शर्मा परिवार अपने परिवार से नाता तोड़ लेगा। यदि उसकी सास अभी भी पुराने स्नेह को पकड़े हुए है तो वह बूढ़े आदमी को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और उसे परिवार से बाहर निकालने के लिए कहेगा। उस समय वह स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ होगी और पुराने स्नेह से चिपके रहने का साहस नहीं कर पाएगी। जहां तक महेंद्र का प्रश्न है, दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर चला। अब तक महेंद्र को कुछ होश आ गया था। वह घबराकर पीछे की ओर भागा। दक्ष, भाग जा, जल्दी से भाग जा, इधर मत आना। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या मुझे अपंग बनाना चाहते हो? होश चली गई तो जाने दो, पर तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुमसे कह रही हूं, रितिका को पता होगा कि तुम उसका पीछा कर रहे थे। फिर तुम उसे कैसे समझाओगे? दक्ष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महेंद्र के शरीर में छानबीन की और कार्यालय से लाई गई सभी कलाकृतियां निकाल लीं। और वह चेक, इन्हें मुझे वापस दे दो, इन्हें वापस दे दो। ये सब मेरे हैं, इन्हें छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महेंद्र की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह दहाड़ते हुए उन्हें वापस छीनने की कोशिश करने लगा। हालांकि दक्ष ने अपनी छाती पर जोर से प्रहार किया और सभी कलाकृतियों और चेक को सीधे भड़कती आग में फेंक दिया। आह, मेरे पैसे, मेरे पैसे, वे मेरे हैं। दक्ष, तुम कमीने, तुम कमीने, मेरे पैसे जलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महेंद्र डर के मारे चीखने लगा और आग की लपटों की ओर भागा तथा चेक और कलाकृतियां वापस पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदा, उसके शरीर में तुरंत आग लग गई और वह कुछ भी निकालने में असफल रहा। वह दर्द से लड़खड़ाते हुए फिर बाहर आया, फिर जमीन पर लौटने लगा, दहाड़ते हुए असहनीय पीड़ा में आग बुझाने की कोशिश करने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, आग बुझाने में मेरी मदद करो कृपया। वो दक्ष, मुझे पता है मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे अपनी हैसियत का और न ही रितिका के कोमल हृदय का उससे पैसे ऐंठने के लिए फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। प्लीज़, मुझे पता है मैं गलत था, जल्दी करो और आग बुझाने में मेरी मदद करो। महेंद्र पीड़ा में कराहते हुए दया की भीख मांगने लगा। उसके शरीर पर लगी आग को बुझाना कठिन था क्योंकि उस पर थोड़ा सा पेट्रोल लगा हुआ था। दक्ष ने महेंद्र को जलते हुए देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। फिर वह कार में बैठ गया, एक सुंदर बहाव किया और चला गया। दूर से उसके शब्द वापस आए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। मैं तुमसे वह छीन लूंगा जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है और फिर तुम्हें सुअरों और कुत्तों की तरह जीने पर मजबूर कर दूंगा ताकि तुम फिर कभी उठ न सको। धमाका। दक्ष सीधे चला गया। अब महेंद्र और उसकी मां के भाग्य पर विचार नहीं करना चाहता था। वापस घर। इससे पहले कि दक्ष दरवाजे के अंदर प्रवेश करता, उसने बाहर खड़ी एक कार देखी, रोल्स रॉयस, जिसे उसकी भाभी रिया चलाकर ले गई थी। प्रवेश करने पर उसने जी चुन्युन और रितिका को बात करते हुए सुना। दक्ष सचमुच वापस नहीं आया है। वह कहाँ गया होगा? रितिका चिंतित हो उठी। रिया सोफे पर लेटे हुए एक सेब खा रहे थे और लापरवाही से बोले, पैसे वाला आदमी और कहाँ जा सकता है? शायद खिलवाड़ करने। रितिका ने आंखें घुमाई, उसमें इसके लिए हिम्मत नहीं है। मुझे चिंता है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। दक्ष मुस्कुराया और उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सोफे की ओर बढ़ा, रिया को उठाया और सीधे उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर वह नीचे बैठ गया और उसने वह फल खा लिया जो उसने धोया था। दक्ष, तुम वापस आते ही बहुत दबंग हो। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। रिया ने अपने पंजे और दांत दिखा दिए, झपटने के लिए तैयार। दक्ष ने कहा, मुझे वापस भुगतान करो। रिया तुरंत नाराज हो गए और बोले, क्या इसके अलावा आप बस इतना ही कह सकते हैं? दक्ष ने कहा, कार वापस करो। रिया पूरी तरह से निराश हो गई और एक स्टूल पर बैठते हुए बुदबुदाई, वह केवल मुझे धमकाता है, केवल मुझे धमकाता है। रितिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल और भी हैरान था। उसकी बहन दक्ष की इतनी आज्ञाकारी कैसे हो गई? हालांकि वह आश्चर्यचकित थी, फिर भी उसने दक्ष को ऊपर से नीचे तक जांचते हुए कहा, तुम पूरी दोपहर कहाँ थे? दक्ष ने कुछ नहीं कहा और एक वॉयस रिकॉर्डर फेंक दिया। इसमें कार में महेंद्र और उसकी मां के बीच की बातचीत दिखाई गई, जिसमें बताया गया था कि जब रितिका बच्ची थी तो उसे गोद में लेने से पहले उसका गला घोंटना चाहते थे, इत्यादि। रितिका बहनें गुस्से से दांत पीसते हुए सुन रही थीं और साथ ही डर से भी भरी हुई थीं। बहन, आप उनके परिवार के प्रति बहुत अच्छी थीं और अब पता चला है कि वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे और वे तब से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे जब आप छोटी थीं। रिया ने शिकायत की, आपने उस कृतघ्न महेंद्र के लिए भी नौकरी की व्यवस्था कर दी, जिससे आपकी अपनी कंपनी लगभग बर्बाद हो गई। रितिका वहीं स्तब्ध होकर विचारों में खोई हुई बैठी रही। फिर अचानक उसकी आंखें आक्रोश से भर आईं।
वह गुस्से से उठी और चिल्लाई, महेंद्र परिवार बहुत आगे बढ़ गया है, मैं उन्हें मार डालूंगी। दक्ष ने तुरंत कहा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपके लिए इसका ध्यान रख लिया है। ऋतिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर थोड़ा डर गए और बोले, मैं तो बस गुस्से में ऐसा कह रहा था, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। तुमने वास्तव में उन्हें नहीं मारा है ना? दक्ष ने कहा, ओह नहीं, चिंता मत करो, मैंने अभी अभी माँ और बेटे दोनों को अपंग बना दिया है। ऋतिका ने यह सुनकर राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने उन्हें मारा नहीं, बस उन्हें अपंग बना दिया। हे भगवान, तुमने उन दोनों को अपंग बना दिया। वह चौंक गई, बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए मन ही मन बुदबुदा रही थी, अगर माँ पूछ ले तो मैं क्या करूंगी? वे रिश्तेदार हैं, हम उनसे फिर मिलेंगे। हालांकि दक्ष ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, इस बारे में चिंता करने के बजाय आइए हम सोचें कि हमें कल दादाजी को उनके जन्मदिन पर क्या उपहार देना चाहिए। रिया अचानक उछल पड़ी और बोली, दादाजी को मेरे द्वारा प्रस्तुत नृत्य बहुत पसंद हैं, कल मैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके लिए नृत्य करूंगी। ऋतिका सचमुच आकर्षित हो गईं, उन्होंने अपनी ठुड्डी पर चुटकी काटते हुए कहा, मैं अब शादीशुदा हूं, इसलिए मुझे जो उपहार देना है उसे ध्यान से चुनना होगा। दक्ष ने कहा, चूंकि यह हम दोनों की ओर से है तो 2 बैग फल क्यों न ले लिया जाए? ऋतिका ने सिर हिलाया, अच्छा विचार है, सिर्फ 2 बैग? तुम क्या सोच रहे हो? 2 बैग फल? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह गुस्से में आकर दक्ष का कॉलर पकड़ लेती है। दक्ष की गर्दन मानो उसके झटके से टूट जाएगी। उसने कहा, 2 थैले काफ़ी नहीं हैं, फिर 3 थैले। हम ज्यादा नहीं दे सकते, फल आजकल महंगे हो गए हैं।